गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। डर लगता है आपको किसी भी चीज से? आपको लगता है डर? मुझे डर लगता है सांपों से। और खेल रही हो सांप से? मेरे हाथ में ये सांप है, नकली है, प्लास्टिक का सांप है, इस वजह से मुझे डर नहीं लगता, बिकॉज आई नो कि नकली सांप है। बट डर लगता है आस्तीन के सांपों से। ओके, सो इफ द क्वेश्चन इज कि असल सांप से डर लगता है या आस्तीन के सांप से डर लगता है? किससे? दोनों से। क्यों? दोनों से लगता है। और जो असल सांप है शायद उससे थोड़ा कम लगे, उससे मुझे बहुत डर लगता है। मैं करीब ना जाऊं, दूर से देख के भाग जाऊं, लेकिन शायद उससे थोड़ा कम लगता है। लेकिन जो आस्तीन के सांप है उनसे थोड़ा ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो आपको नज़र नहीं आते, आपको पता नहीं होता कि कौन है आस्तीन का सांप एक्चुअली। क्योंकि वो आस्तीन के सांप वो होते हैं जो आपकी जड़ें काटते रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको पीठ पीछे आपको पता नहीं होता। सो तो जो असल सांप होता है वो आपको नजर आ जाता है, उसका आपको पता होता है। तो खुली आस्तीन ना पहनो ना, तो आप ना थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशन ले लेते हैं ना, आप उस जगह पे नहीं जाते, आप दूर भाग जाते हैं, वो अलग बात है। तो मैं कहता खुली आस्तीन क्यों? बंद आस्तीन में हो तो फिर सांप नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब कॉन्टेक्स्ट इस बात का वो ये कि मेक श्योर करें कि आपके बाउंड्री को स्ट्रांग रखें। एग्जैक्टली, कि आपके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं, आपके इर्द गिर्द किस तरह के लोग हैं जो कि आपके सर्कल में, उनसे आपको क्या एनर्जीज मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप ये ज़रूर देखें कि क्या ये शख्स पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है या क्या ये शख्स नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, और आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपना सर्कल रखें। ये बहुत ज़रूरी है। जब आपको लगे ना समीन कि आपके आसपास से नहीं, आपके वो प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं जिसके बारे में मालूम हो गया आपको, बहुत तरीके के साथ साइलेंटली डिसेंटली आप किनारा इख्तियार कर लें। चूँकि अगर आप कर्टसी में रहेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, अगर आप इस तरह से रहेंगे कि नहीं कुछ नहीं होता, तो फिर जब नुकसान उठाएंगे तो उसके बाद आपको लग पता जाएगा। सो बेहतर है कि आप चूज़ करें अपने ताल्लुकात में, और चूज़ वाइजली। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए ऐसे किसी शख्स की आपके आसपास जो कि आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, मुसलसल नुकसान पहुंचा रहा हो, जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहा हो। क्योंकि ये ज़िंदगी है और इसमें जब इस तरह का नुकसान हम उठाते हैं तो उसका इम्पैक्ट हम पे भी होता है, हमारे आसपास और लोगों पर भी आ रहा होता है, फैमिलीज़ पे होता है। सबसे बड़ी बात ये होता है आपके बच्चों पे होता है, आपके पार्टनर पे होता है, तो इसलिए ना आपके पेरेंट्स पे होता है। तो ये ज़रूरी है कि आपने कैसे प्रोटेक्ट करना है अपनी बाउंड्री को। और इट्स ओके टू हैव अ स्मॉल सर्कल। एब्सोल्युटली, ये भी माइंड में रखें, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आपके सर्कल में देखिए 4 लोग हैं आपके सर्कल में, लेकिन वो सुथरे लोग हैं, वो सही लोग हैं, वो आपके साथ सिंसियर है, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, सो दैट्स इनफ। बाकी आप प्रोफेशनल सर्कल अपना रखें, उनसे इमोशनल अटैचमेंट ना रखें। काम किया, एक अच्छा ताल्लुक है, प्रोफेशनल ताल्लुक है, काम किया, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर जगह पर आप अपनी इमोशनल बॉन्डिंग नहीं करते, ये भी हमें समझने की जरूरत है। ये कोलीग आज छोड़ के चला गया शुएब, तो इमोशनल ओके मैंने भेजू सी, मैं वापस आया, मैं नहीं जा रहा जी बाजी। हंसी मुझे पता नहीं आगे, वैसे मुझे पता था आप अपने में ले लेंगे। नहीं, हमारा तो बहन भाइयों वाला है ना, तो हमारा तो एक डिफरेंट है। बट मैं जनरली एक बात कर रही हूँ ना कि अक्सर होता है ना, मेरी फलानी कुलीग चली गई तो अब मैं तो सख्ते में आ गया हूँ या आ गई हूँ, मुझे डिप्रेशन हो गया। वो प्लीज़ इमोशनल अटैचमेंट्स ना रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। हाँ, वो एक अलग बात होती है शुएब कि कहीं आपका ऐसा ताल्लुक बन जाए तो इट्स अ ब्लेसिंग। ठीक है कि आपको वर्क प्लेस पे भी ऐसे लोग मिल गए, बट अगेन वो आपको पता चलता है कि वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं या आपको नेगेटिव एनर्जी। नहीं, होने चाहिए हेल्दी रिलेशंस होने चाहिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में। बट अगेन जो आपने बात की ना, कम हो और अच्छे हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज जहाँ चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं, जो आप हर किसी के साथ यूँ चल रहे होते हैं ना कि वो भी मेरा भाई और वो भी मेरा भाई और वो भी मेरा भाई, तो इतना भी हाँ मुश्किल हो जाता है फिर। तो इसलिए बेहतर है कि कम लोग हों आपके आसपास, लेकिन वाकई वो स्ट्रांग हो। प्लस ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप किसी भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में एज अ टीम काम कर रहे होते हैं तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उस टीम को भी रिस्पेक्ट दें कि वो टीम मेंबर, हो सकता है उसमें किसी की राय मुख्तलिफ हो सकता है किसी के सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो। ये बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल मुमकिन है कि वो आपसे इख्तलाफ रखे। वो इख्तलाफ कैसा रख रहा है, दिल में तो नहीं रख रहा, जो बात है आपसे शेयर कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। ये जरूर रिस्पेक्ट वाली आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि रिस्पेक्ट जो है ना वो एलिमेंट बरकरार रहे। डिसरिस्पेक्ट किसी साइड से नहीं आनी चाहिए। एक हेल्दी रिलेशन आप मेंटेन रखें तो वो बहुत अच्छा होता है। और आज हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं बात करने के लिए। हमारा ज्ञान तो मुकम्मल हुआ। एग्जैक्टली। अब लेते हैं एक ब्रेक। अब रखो इसको नीचे। सही वाले सांपों से भी डरें, प्लास्टिक वालों से भी डरे, प्लास्टिक वालों से भी डरे, ना डरे, प्लास्टिक वालों से ना डरे, क्या बेचारों ने कह लेना, क्या ही कह लेना है। आस्तीन के सांपों इस वक्त सांप डर रहा होगा वैसे। इसमें
اس کی سوچ سمجھ نہیں ہے نا فی الحال. ٹھیک ہے, بات ورنہ صحیح شاید ڈر ہی جاتا. تو بریک لے لیتے ہیں, بریک لیں گے, واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اسکواش کی جب بات ہم کرتے ہیں تو بڑے بڑے نام ہمارے سامنے آتے ہیں, بٹ اب جو ہمارے ینگسٹرس ہیں وہ اپنا بڑا نام بنا رہے ہیں. اور میں یہ نہیں کہوں گی صرف کہ اپنا نام بنا رہے ہیں, بلکہ پاکستان کو اس کھیل میں بہت آگے لے کر جا رہے ہیں. اور آج کچھ ایسے ہی ننھے منھے نہیں کہوں گی کیونکہ سارے تمہارے مقابلے میں تو ننھے منھے ہی ہوئے نا. میں وہ تو ہے, لیکن میں چاہتی نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں. ایج از جسٹ اے نمبر. صحیح بات ہے. تو ہمارے ینگسٹرز یہاں پہ موجود ہیں. صحیح بات. سبین سے کافی چھوٹے ہیں وہ, تو آج آپ کی ان سے ملاقات بھی ویری کرائیں گے. ٹیلنٹڈ جسٹ لائک می. ہاں, نہیں مور دین می obviously. of course, that's why they are representing Pakistan at a very I am also big representing platform. Pakistan here. Where, on bro? this show. It's Rising This show, Pakistan. are we talking about those guys جو کہ کہیں اور جا رہے ہیں؟ وہ اپنی فیلڈ میں کر رہے ہیں, ہم اپنی فیلڈ میں کر رہے ہیں. ہاں بات تو صحیح ہے. بٹ مجھے لگتا ہے وہ شاید زیادہ مشکل کام کرے, زیادہ اس ذمہ بحث سے داری نکلتے ہیں نا, اس بحث سے زیادہ ذمہ داری والا کام کرے, کیونکہ وہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو ریپرزینٹ کریں, پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں. ایبسلیوٹلی. پہلے بھی کئی ایونٹس پہ وہ جا چکے ہیں, بہت سے میڈلز وہ لے چکے ہیں, لیکن ابھی وہ جا رہے ہیں ایشین جونیئر 2026 کے لیے چائنا نیکسٹ ویک. تو آپ کی ملاقات کرائیں گے. سارے پلیئرز تو نہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ 5-6 پلیئرز آ رہے ہیں پاکستان سے, 3 پلیئرز ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے کرائیں گے آپ کی ملاقات. سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا سہیل عدنان نے, انڈر 15 اسکواش پلیئر ہیں, کئی کامن ٹائٹلز اپنے نام کر چکے ہیں. اسکاٹش جونیئر 2026 سمیت متعدد نیشنل جونیئر چیمپئن شپ جیتنے والے سہیل عدنان آج بنے ہیں ہمارے مہمان. ان کو کرتے ہیں ویلکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سہیل؟ ٹھیک, اللہ کا شکر. گریٹ, زبردست, تھینک یو سو مچ. اب جوائن کیا, میں ان کے ساتھ موجود ہیں واقعی ننھے منھے مصطفیٰ خان. ہی از جسٹ 12 ایئرز اولڈ, انڈر 13 اسکواش اسٹار ہیں. مصطفیٰ خان بہت کم عمر میں قومی اور بین الاقوامی سطح پر شاندار کامیابیاں سمیٹ چکے ہیں. اسکاٹش جونیئر چیمپئن شپ 2026 جیت چکے ہیں, اور ابھی ایشین جونیئر 2026 کے لیے انہوں نے کوالیفائی کیا ہے, اینڈ ہی از گوئنگ ٹو چائنا نیکسٹ ویک. لیٹس ویلکم ہم. السلام علیکم مصطفیٰ, کیسے ہیں؟ السلام. ٹھیک. میں نے سنا آپ بہت بولتے ہیں. جی. That's good. یہ تو ہمیں اب معلوم ہوگا نا شو میں آگے چل کر کہ مصطفیٰ کتنا بولتے ہیں. ساتھ موجود ہیں محمد عمیر. ہی 16 ایئرز اولڈ, پشاور سے ان کا تعلق ہے, اگین ویری ینگ, اور ان کا تعلق جیسے میں نے بتایا پشاور سے ہے. انہوں نے بھی بہت سی جگہوں پر پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, بہت ٹائٹلز اپنے نام کیے ہیں, ایشین جونیئر ٹیم کے لیے کوالیفائی کیا ہے انہوں نے. بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کیوں نہیں برٹش اسکاٹش جونیئر چیمپئن شپ جیتی, وہ کہنا میں گیا نہیں تھا. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم محمد عمیر, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. آپ کیوں نہیں گئے تھے اس ٹورنامنٹ میں؟ آئی تھنک آئی ہیو اے میچ, میرا میچ تھا برٹش. بزی تھے. ہاں جی, میرا میچ تھا پاکستان میں, تو اس لیے. زبردست. تو میرا خیال ہے سہیل سے ہم ذرا اسٹارٹ جیسے آپ کے بزرگ ہیں, آپ جیسے آپ کے بزرگ, صحیح, مطلب عقل میں بزرگی. اچھا سہیل, کیسے آپ آئے اس فیلڈ کی طرف, کیا کیا اکمپلش کیا ابھی تک, تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں. جی, اس فیلڈ کے اندر ایسا ہے کہ میری فیملی گیم تھی. اوکے. تو پہلے بابا کھیلتے تھے تو ان کو دیکھ کے اسٹارٹ کی, اور کافی اچھی گیم ہے, اور میں نے کافی پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتے ہیں. برٹش جونیئر بھی جیتا ہے 2 ٹائم, ایشین جونیئر چیمپئن بھی ہوں انڈر 13 میں. اب پہلی دفعہ ایشین جا رہا ہوں انڈر 15 میں, انشاءاللہ امید ہے کہ گولڈ میڈل آؤں انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھوڑا فیملی سے متعلق بتائیں. آپ نے صرف والد کا ذکر بھی کیا, اور کون کون اسکواش کے میدان میں رہا, اور کس طریقے سے انہوں نے کامیابی سمیٹی, اور آپ نے کس طرح سے انسپریشن لی کہ مجھے بھی اب اسی میدان میں آگے بڑھنا ہے؟ جی, کیونکہ پہلے بابا بھی کھیلتے تھے, چاچو میرے انٹرنیشنل پلیئر تھے اسکواش کے, تو کافی چاچو کے پاس گولڈ میڈل ہیں, پی ایس اے کے بھی اور نیشنل بھی. بابا نے سکھایا کہ چاچو نے؟ ٹریننگ بابا کراتے تھے اور چاچو کے ساتھ گیمیں کھیلتا رہا. یعنی سکھایا بابا نے, ہرایا چاچو کو. تو ایسے میں چاچو زیادہ اسٹرکٹ تھے یا ابا زیادہ اسٹرکٹ تھے؟ بابا اتنا زیادہ نہیں تھے, کیونکہ وہ لاڈ کرتے تھے, چاچو زیادہ اسٹرکٹ تھے, تو وہ غصہ بھی کرتے تھے, مسٹیک کرتا تھا ٹریننگ. تو ان دونوں نے کافی ٹریننگ کرائی مجھے. لیکن دیکھیں ایسے ہی تو آپ آگے سیکھ رہے ہوتے نا, تو وہ بھی میرا خیال ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی پہ چل رہے ہوں گے کہ دونوں ٹرین کرو گے, ایک دن اچھا تم ڈانٹو میں نہ ڈانٹو, بٹ سم ہاؤ اٹس پارٹ آف یور ٹریننگ. بابا نے کہا نا ڈانٹو, میں وہی بات کر رہی ہوں نا کہ آپس میں جو ہے نا وہ ہو گیا ہوگا, اور پھر لیکن دیکھیں اٹس پارٹ آف دی ٹریننگ نا, اسی وجہ سے آپ ٹرین ہوئے اور آپ نے اتنے گولڈ میڈلس جیتے. جی صحیح بات ہے. اور ابھی تیاری کیسی ہے چائنا کے لیے؟ جی, کافی ٹائم سے ہم پاکستان اسکواش فیڈریشن اسلام آباد آئے ہوئے ہیں, ٹریننگ کافی اچھی جا رہی ہے استاد فہیم گل سے, اور پاکستان اسکواش فیڈریشن کافی ہمارے ساتھ
अच्छे कोऑपरेट कर रही है, अच्छी ट्रेनिंग करा रही है, फिजिकल स्किल वाइज सुबह मॉर्निंग टाइम सेशन कराती है 5 o'clock ओके ग्राउंड होता है, तो फिर उसके बाद हम आते हैं 7 o'clock कोर ट्रेनिंग करते हैं, फिर रेस्ट एंड डाइट लेते हैं, तो फिर 3 o'clock दोबारा ट्रेनिंग होती है, तो काफ़ी ट्रेनिंग चल रही है जी इंशाल्लाह अपनी फुल तैयारी है इंशाल्लाह, बस अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि गोल्ड मेडल जीते। इंशाल्लाह यही तैयारी है और यही कोशिश होनी चाहिए। मुस्तफ़ा क्या हाल चाल? ठीक आप जबरदस्त। नाश्ते में क्या खाया आज? नाश्ते में अंडा पराठा। अच्छा पसंद है अंडा पराठा आपको समीन आंटी की तरह? तो नाश्ता हो तो अंडा पराठा हो ना, क्या समीन आंटी की नाश्ता है तरह ना, जी वो अंग्रेजी नाश्ता क्या नाश्ता सही होता बात है? जी। सही बात हाँ, जम के खाना चाहिए वैसे। बेशक इतना भी जम नहीं जाना चाहिए कि सब कुछ जम जाए अंदर, इतना भी नहीं करना देखिए चाहिए। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। What information? हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हफ्ते में वाओ आई वाज नॉट नोइंग दिस। 5 वर्किंग डेज होते हैं, अच्छा, मतलब ये 5 था, working days होते हैं? जिसमें खाना मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप बाहर होते हैं आगे पीछे, तो खाना लाइक And दिल कर guess रहा what? होता है दिन में ना। 3 टाइम खाना भी होता है। 3 टाइम जरूरी नहीं होता, और तुम 3 तो टाइम 4 खाना टाइम भी खाती हो। 3 टाइम खाना भी नहीं चाहिए, हस्बे जरूरत खाना चाहिए, वो फिर आप पे डिपेंड जरूरत करता 3 दफा की है। है। आप लोग किस तरह से डाइट मैनेज करते हैं, अगर आप बताएं हमें हाँ, ओवरऑल, मुस्तफा। क्योंकि देखिए डाइट का भी बड़ा एक रोल है ना आपकी फिटनेस पे। तो जब दिल करता है अंडा पराठा खाने को और फिर कोच कहे कि नहीं अंडा पराठा नहीं खा सकते, अभी आपको सिर्फ डाइट वाला खाना खाना है, हाउ डू यू मैनेज? ये डाइट तो यही होती है, सुबह कहते हैं अंडा पराठा खाते हैं, शाम को फिर वो सैलेड खानी होती है हमारी डाइट, और बराबर शाम को काम। फिर जी बराबर हो गया ना काम, सुबह पराठा खा लिया था जी छुप छुप के कोच से कुछ खा लेते हैं। आई होप कोच हमें नहीं सुन रहे। आई होप सो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोच ने पकड़ लिया हो, मतलब खाते हुए छुप के खा रहे हो और पता एक चल दफा गया हो कि- पकड़ा था जी। एक दफा पकड़ा था? फिर क्या किया था कोच ने? जी वो बोल रहे थे, कहते फिर अंदर से फिटनेस सारी वो ज़ाया चली जाती जो ट्रेनिंग करते हैं। तो आपने जवाब देना था मैं लाहौरी हूँ जी। खाने के मामले में तो नो कॉम्प्रोमाइज, सीधी बात। ऐसा ही है। जी मैंने सुना था बहुत बोलते हो यार, ये तो काम खराब हो रहा है। काम खराब। कोई काम खराब क्या हो रहा है? अच्छा, आप किस तरह आए मुस्तफ़ा इस फील्ड में, जिस तरह से हाँ ये हमारी भी फैमिली गेम थी, मेरे मामू भी खेलते थे, बाबा भी, तायाबू भी खेलते थे जी। अच्छा, इस सिलेक्शन इसकी कैसी हुई जो अभी आप जा रहे हैं चाइना फॉर दिस एशियन जूनियर, इसकी सिलेक्शन क्या क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह सिलेक्शन होती है? इसके अंदर ये ट्रायल्स हुए थे, इसके अंदर मैं नंबर 1 आया था, इसके अंदर पूरे पाकिस्तान के प्लेयर होते हैं ओके जी। इसके अंदर 1 और 2 प्लेयर को ले रहे थे, सिर्फ इस बार एशियन जूनियर में सिर्फ अंडर 13 में मैं जा रहा हूँ सो अंडर 13 में सिर्फ आप जा रहे जी। हैं, तो पाकिस्तान में अंडर 13 में यू आर नंबर 1। जी माशाल्लाह, दैट्स वंडरफुल। जी। अभी Routine मैं पूरी अपनी- स्कॉटिश जूनियर भी जीता और पाकिस्तान नंबर 1 हूँ। जबरदस्त, अपनी इस कैटेगरी में यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान माशाल्लाह। थोड़ा रूटीन के मुतालिक भी बताएं कि स्पेशल कोई तैयारी इस वक्त चल रही है जी, या special। रूटीन की जो तैयारी थी जिस तरह उन्होंने बताया कि वही चल रही है, आपकी कैटेगरी में थोड़ा एक्स्ट्रा तैयारी चल रही है? जी कहते हैं अभी एशियन जूनियर है, 2-3 दिन रह गए हमारे जाने में, इंशाल्लाह मज़ीद तैयारी है कि गोल्ड मेडल लेके आए और पाकिस्तान के एक्साइटमेंट लिए। कितनी है? खेलने की तो अपनी जगह होती है, बट दूसरे मुल्क जाने की ओवरऑल एक बड़ा एक्सपोजर होता है इस जर्नी का। पहले भी मैं 2 दफा इंग्लैंड गया था, नहीं, इस कोरिया बार भी क्या, गया इस था। बार का बताओ मुझे। इस बार ब्रो फर्स्ट चल ना, उसने कहा मैं जाता रहता हूँ। It's like मैं जाता जाता रहता हूँ, तो आप दोनों क्या मुझसे पूछ रहे हैं जो इधर ही बैठे हुए पर हैं? देखिए ये होता है कि हर बार जब आप नई जगह पे जा रहे होते हैं ना, तो एक नया एक्सपोजर होता है आपका, और आप नई कंट्री जब जाते हैं तो मतलब आपको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा। खुशी तो नहीं होती, मैच का बड़ा प्रेशर होता है एक। ब्रो इज वेरी फोकस्ड। मैच के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। अच्छी बात है। जी। सही। फैमिली सपोर्ट ज़्यादा रही बिकॉज आपकी फैमिली में स्क्वाश खेली भी जाती जी। रही है। थोड़ा सा बताएं कि जो आप नंबर 1 पाकिस्तान में अपनी इस कैटेगरी में क्या चक्कर है, क्या आपकी कैटेगरी में आपके एज ब्रैकेट में ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, या कि आपने ज़्यादा तैयारी कर ली है, क्या है? इसके अंदर मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करता है। इंशाल्लाह मैं मेहनत करता हूँ, और भी प्लेयर होते हैं वो रैंकिंग के अंदर बहुत 400 तक रैंकिंग जाती है ठीक है। जी। सेकंड सीट से भी मैं सारे प्लेयरों को जीता हूँ अपनी कैटेगरी में। ऐसी क्या खास बात है आप में दैट यू स्टैंड आउट, यू नो? वो कोई टेक्निक है, स्किल है, एंड्योरेंस है, स्टैमिना क्या है? ये अभी हम 3 महीने से इस्लामाबाद में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे स्किल्स के ऊपर काम हो रहा है। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन जो है ना यहाँ पे, ओके, जी स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं एशियन जूनियर में ज़बरदस्त। जी। चलें, दैट्स ग्रेट जी। अब आपकी तैयारी तो तकरीबन मुकम्मल जी। ही हो चुकी है और अब आप जाने के लिए तैयार हैं। जी, इंशाल्लाह। आते हैं जी उमैर की तरफ। उमैर,
آپ کیونکہ مصروف تھے اور بڑے ایونٹس چل رہے تھے, دیٹس وائی آپ برٹش جونیئر نہیں آپ نے کھیلا تھا. اسکاٹش جونیئر. اسکاٹش, میں کیوں سے برٹش کہتا ہوں بار بار, برٹش جونیئر نہیں ہے, اسکاٹش جونیئر ہے. یس. سو آج آپ تھوڑا اپنے بیک گراؤنڈ میں ساتھ ساتھ ہے نا سبھی, دیکھیں اسکاٹ لینڈ یو کے ساتھ ساتھ ہیں, تو میں اس لیے کنفیوز ہوتا ہے, کنفیوز ہو جاتے ہیں. آنا جانا بہت زیادہ رہتا ہے وہاں پہ, آنا اس لیے جانا پتہ ہے بھی, اور آپ کو. مے بی تھوڑے یو نو فور فادرز اور یا رائٹ, دادا بو, جنریشن. یا دیٹس وائی تھوڑا سا مائنڈ اس طرح چلا جاتا ہے. کمنگ ٹو میں, اور میں روٹین کیا چل رہی ہے آج کل, اسپیشلی ویسے اسلام آباد ہے, آپ کا تعلق ویسے پشاور سے ہے؟ جی پشاور سے بالکل جی. آج کل تو روٹین بہت اچھی چل رہی ہے. تو ابھی فی الحال تو لائٹ چل رہی ہے کیونکہ میچز قریب ہیں, تو جب میچز قریب ہو جاتے ہیں تو پھر روٹین تھوڑی سی لائٹ ہو جاتی ہے. اس سے پہلے ہماری فزیکل فٹنس بھی ہوتی تھی صبح 6 بجے نماز کے بعد. تو ہماری ڈائٹ اس طرح ہوتی ہے کہ تقریباً ہم سب کچھ مینیج کرتے ہیں, مطلب کیلوریز کے حساب سے چلتے ہیں. کبھی گوشت کھاتے ہیں, کبھی بریڈ کھاتے ہیں, کبھی سیلیڈ کھاتے ہیں. تو اسی طرح ہماری روٹین چلتی رہتی ہے. جی آپ بھی انڈر 19 میں کھیل رہے ہیں؟ جی ابھی انڈر 17 میں کھیل رہا ہوں, اور نیشنل میں انڈر 19 کھیل رہا ہوں. جی اوکے, نیشنل انڈر 19, اور ابھی جو جا رہے ہیں اس میں 17 میں کھیل رہے ہیں. اچھا, ویسے یہ آپ تینوں باری باری ذرا بتائیے, پڑھائی کیسے مینیج ہوتی ہے؟ ابھی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اسٹڈیز میں؟ بیکاز جس طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے, دین آپ لوگوں کے انٹرنیشنل ٹورس, نیشنل آپ لوگوں کے جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں, پڑھائی کیسے مینیج ہوتی ہے؟ عمیر آپ. جی پڑھائی اس طرح ہماری ہوتی ہے کہ پھر ہم اس کے ایڈجسٹ کرتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں اپنا بیگ سب کچھ ادھر ہی لے آتے ہیں, تقریباً 1 مہینے کے لیے آتے ہیں, اگر 2 مہینے کے لیے آتے ہیں. تو اسی طرح ہم اس کو مینیج کرتے ہیں. جب پیپرز ہوتے ہیں تو پھر ہم گو بیک ٹو ہوم, ہم گھر چلے جاتے ہیں. تو پھر گھر میں پڑھائی کرتے ہیں ہم سب کچھ. تو ہم ساتھ میں چلتے ہیں کیونکہ پڑھائی کے بغیر نہیں ہوتا. یہ ہمارے لیے بہت ضروری. موٹیویشن کیا ہے اسکواش کو لے کر؟ موٹیویشن سر یہی ہے کہ خود کو بنانا ہے. جو ابھی ہم سے رہ چکا ہے, جو جانشین خان کے بعد جو ہمارے ظاہری بات ہے پشاور سے سب لوگ تعلق رکھتے ہیں, ہم اس کو دیکھتے ہیں, ہم کو ایڈوائز بھی دیتے کہ کیا کرنا چاہیے. تو اس چیز کو میں کرتا ہوں کہ یار اگر میں جانشیر خان کو آج دیکھتا ہوں کہ یار آج چیمپئن ہے, میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں. اگر کل میں اس طرح چلا جاؤں تو مجھے پھر لوگ کہے کہ یار میں عمیر کی طرح بننا چاہتا ہوں. جی دیٹس ونڈرفل. اور یہ میں نے سوال اس لیے بھی رکھا, بلکہ مصطفیٰ آپ اس پہ جواب دیجیے گا مجھے, کہ نارملی ہم دیکھتے ہیں نا, اسپیشلی جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کھیلوں کی طرف آتے ہیں, تو پہلا فوکس موسٹلی بچوں کا کرکٹ, بیکاز یو نو وہ کریز ہوتا ہے, کرکٹ فیور اینڈ ایوری تھنگ. تو آپ کا اسکواش جسٹ بیکاز آف یور فیملی, کہ چونکہ آلریڈی وہ کھیلتے تھے, آپ نے دیکھا ہی ہے کہ یہ گیم ہے جس پہ فوکس کرنا ہے, یہ موٹیویشن تھی؟ جی یہ ہماری فیملی گیم تھی. میرے بابا بھی کھیلتے تھے, میں نے ان کو دیکھ دیکھ کے شروع کیا. پہلے میں پاکستان میں کیا کہتے ہیں, شروع میں میں اتنا شوق نہیں تھا. اینڈ پہ جب میں نے دیکھا نا سارے پلیئر کھیلتے ہیں, میں نے دیکھے جہانگیر خان, جانشیر خان کا, جب سارے پلیئروں کا پتہ چلا ہے, ان کو دیکھ کے پھر مجھے شوق چڑھا تھا. اوکے, ہارے بھی ہو کبھی؟ جی ہار کے یہاں تک پہنچے ہیں, جیتے تو بعد میں تھے. جی کوئی ایسا میچ, کوئی ایسا ٹورنامنٹ جو کہ لگا ہو کہ بس ہار جاؤں گے, لیکن نہیں ہارے, جیتے پھر؟ جی ہوتا ہے ایسے. میں ایک میچ تھا میرا 10-6 میں میچ بول ڈاؤن تھا, وہاں سے بھی میں جیت گیا تھا. یہ کون سا میچ تھا؟ اسلام آباد میں تھا. اوکے جی یہ بھی ٹرائلز تھے. اچھا اچھا. جی That was the toughest match you think جو ابھی تک آپ نے کھیلا ہے؟ جی جی. ابھی آپ کیوں ویسے ٹف تھا اوور آل؟ کیا آپ کو کیا چیلنجنگ لگا اس میں؟ اس کے اندر کہتے ہیں ایک میچ ہوتا ہے 3-0, 3 لو بندہ جیت جاتا ہے, اور ایک ہوتا ہے 3-2. اس کے اندر میرا 3-2 ہوا تھا. جی 3-2. ہم کریں گے سادے سوال, مجھے سب ان دونوں کو پتہ نہیں ہے اسکواش کا, نہ ہم نے کبھی کھیلی ہے نہ ہم نے کبھی دیکھی ہے. 3-0 3-2, تو اس لیے ہم سادے اس کے سوال اندر کریں گے. کہتے ہیں اگر آرام سے جیجیے تو 3 گیمیں ہوتی ہیں, 3 لو جیت جو آرام سے, جو میچ پھنستا ہے وہ 5 گیمیں ہوتی ہے. 2 پلیئر وہ جیت گئے, 2 پلیئر وہ جیت گئے. لاسٹ گیم جو ہوتی ہے پلیئر میں ہوتا ہے. جی پلیئر میں جو 2 گیم میں دوسرا پلیئر جیت گیا, 2 گیم میں دوسرا, جو لاسٹ جو 5 ہوتی ہے جو وہ جیت گیا, میچ جیت جاتا ہے. اوکے جی اوکے, ویری نائس. اچھا کس دن جائے کھیلنا چاہیے مجھے لگ رہا ہے. اچھا کچھ نہ کچھ ایسے کھیل لینا چاہیے اسپیشلی آپ کو. اچھا سہیل, بات مینشن کرنے کی خاص ضرورت نہیں تھی. ابھی کیا آپ کو چیلنجنگ لگ رہا ہے؟ کوئی نروسنس ہے, کس پلیئر کو لے کے ڈر لگ رہا ہے کہ اچھا کیسے مینیج کروں گا, کیا مائنڈ میں چل رہا ہے؟ نہیں کہ مطلب پریشر تو نہیں ہے میچ کا, اتنی ٹریننگ کیا تو پھر پریشر لو تو فائدہ ٹریننگ کا ساری. انشاءاللہ کہ اپنی فل جتنی ٹریننگ کیا ہے انشاءاللہ وہ کھیلوں گا کورٹ میں, اور انشاءاللہ گولڈ جیتوں گا. اچھا میں دیکھ رہی ہوں ویسے شعیب تینوں بڑے کمپوزڈ ہیں. جب بات ہو رہی ہے آگے سے اگلی آپ لوگوں کی جو چائنا والی چیمپئن ہے اس سے ریلیٹڈ بھی, بٹ آپ لوگ بڑے کیا سائیکولوجیکلی بھی آپ لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے بہت اچھا, یا پھر
ट्रेनिंग जो आप लोगों की फिजिकल हो रही होती है वो आपको साइकोलॉजिकली भी स्ट्रेंथन आपके माइंड को कर देती है. इज इट लाइक दैट? जी बिल्कुल. हमें ये इस तरह सिर्फ नहीं कि हम सिर्फ स्क्वॉश खेलते हैं, सिर्फ फिटनेस करते हैं, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी हमें लेक्चर्स दिए जाते हैं कि आपको क्या प्रेशर किस तरह फील करनी है. ये ज़ाहिर बात है, अगर मैं किसी और मुल्क जा रहा हूँ, किसी और प्लेयर से खेल रहा हूँ तो मेरे ऊपर ज़रूर प्रेशर होगा, लेकिन उसको फील करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि प्रेशर जब होता है तो आप उस कंट्रोल नहीं कर पाते, इसकी वजह से आप हार जाते हो. तो इसको आप कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है. जी क्या बात है. अच्छा आप भी बताइएगा इस बारे में, मेंटल जो प्रेशर है इसको मैनेज करने के लिए कोई खास ट्रेनिंग या आपको लगता है खास कि नहीं? ट्रेनिंग तो नहीं. एक होता है कि जब बंदे को प्रेशर होता है गेम में, वो प्लेयर बॉल को चिल्लाता है ज़्यादा, फिर एकदम जब एक गेम जब हो जाती है ना फिर सारा प्रेशर टूट जाता है. शुरू में प्रेशर होता है फर्स्ट गेम में. जी अच्छा इसमें जैसे अब पायलट्स के बारे में कहते हैं ना कि आई साइड ज़रा 6x6, तो इसमें भी होता है कि ज़रा सा यू नो फिजिकल फिटनेस जब हम बात करते हैं हर चीज़ बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए इस गेम के लिए. इज इट लाइक दैट? जी जी ऐसे होनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्क्वाश ऐसी गेम है कि आपकी 2 मिनट आप 1-2 सेकंड भी लेट हो ना, या तो अगर आपकी पिकअप भी बहुत अच्छी है, अगर आप बॉल उठा भी लो तो लूज बॉल आपकी चली जाती है. ओके. वरना अगर आप लूज बॉल चल जाए तो दूसरा प्लेयर उसको तो बॉल मिल जाए तो वो ज़्यादा आपको भगाता है, तो फिर थकाता है. तो इसलिए ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है बॉल के ऊपर कि आप अटैक कर लो, दूसरे को ना करने दो. यानी वो जो एक पूरी मसल माइंड और वो एक कोऑर्डिनेशन है बॉडी की वो बड़ी इसमें आपकी अलाइंड होनी चाहिए. जी अच्छा, बड़ा फोकस रिक्वायर्ड है. लेकिन आजकल आप लोगों की जो फील्ड ऐसी है, बट ओवरऑल भी जब सोशल मीडिया का दौर है और हम यही बात कर रहे होते हैं कि जेन जी फोकस नहीं कर पा रही होती बिकॉज हर वक्त सोशल मीडिया हमें डिस्ट्रैक्टेड रखता है नो मैटर व्हाट. हमारी 1 घंटा भी अगर हम दिन में यूज़ करें तो वो आपकी एक मेंटल एक्सरसाइज है एंड देन वो एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट उसका होता है. सो आप लोग कैसे फोकस्ड रहते हैं? आई मीन हाउ इज़ इट पॉसिबल? बिकॉज इस वक्त जेन जी देख रही है और वो कहते हैं हम किसी स्पोर्ट्स में या किसी चीज़ में नहीं जा पा रहे होते, हम सस्टेन नहीं कर पाते उसको बिकॉज हमारा फोकस नहीं है उस चीज़ पे. उमर जी ये सब कुछ माइंडसेट पे होता है. अगर आपका माइंडसेट है कि मैंने कुछ बनना है या मैंने कुछ करना है तो फिर वो हो जाता है, वो हो सकता है भी. ये इंसान के लिए कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है. और अगर आप नहीं चाहते कि यार मैं नहीं अभी आज नहीं कर सकता, कल कर लूँगा या परसों कर लूँगा, तो आपके पास सोशल मीडिया के लिए मोबाइल के लिए बहुत टाइम बच जाता है. तो अगर मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन आपके माइंडसेट में ये हो कि मैंने करना है तो फिर वो खुद हो जाता है. तो ये बात नहीं है कि बंदे के पास टाइम नहीं है, टाइम होता है हर इंसान के पास. तो मैं समझता हूँ कि जो चाहता है कि मैं स्पोर्ट्स करूँ वो कर सकता है. ये ज़रूरी नहीं हो जाता टाइम, देन देयर इज अ विल, देयर इज अ वे एक्चुअली. आपकी जॉब है, आपकी जो काम है वो आप मैनेज कर सकते हैं अगर आप चाहे तो. सही बात है. मुस्तफा फ़ोन यूज़ करते हो? जी फ़ोन यूज़ करते हो? स्मार्टफोन? मुझे लगता है ये फ़ोन यूज़ करता है और अच्छा खासा करता है. ऐसे ही है? थोड़ा सा करते हो यूज़. थोड़ा सा ना. थोड़ा सा. दिन में कितने घंटे फ़ोन इस्तेमाल? घंटे 10-15 मिनट यूज़ करते हैं. घंटे 10-15 मिनट मैं तो मानने को तैयार. 10-15 मिनट कौन कैसे? आप सोशल मीडिया पे जाए. मिनट्स पर आवर हो सकता है. मैं ये सोच रही हूँ मतलब 24 आवर्स में 15 मिनट्स कैसे फ़ोन यूज़ होता है? जी 1 घंटा तो करते होगे कम से कम. नहीं. अच्छा चलो ये वैसे बड़ी अच्छी बात है. अगर ऐसा है तो इज वेरी नाइस. तो कैसे अपने आप को दूर रखा हुआ है सोशल मीडिया? पहले बहुत यूज़ करता था फ़ोन. 1-1 घंटे 2-2 घंटे. किससे बात करते थे? जी बात नहीं करता, गेम्स खेलता था. जी मैंने कहा शायद होता है. मैंने कहा शायद कोई ऑनलाइन फ्रेंड मे बी. हाँ अब तो देखिए ऑनलाइन गेम्स ऐसी आ गई है ना जिनके दो दोस्त मिलके खेल रहे होते हैं, communicate- कजन मिलके खेल रहे होते हैं. True. तो ये हो जाता है. ऐसे। आप कितना सोशल मीडिया पे टाइम देते हैं? टाइम देने को वो टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि ट्रेनिंग करके आओ तो बंदा थका ही इतना होता है, बेड पे लेटो सो जाते हैं. ये बात फिर उठते हैं ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग डिजाइन ही ऐसे है जी ताकि आप सिर्फ फोकस उस ट्रेनिंग पे करें, इधर उधर ना भटके. अच्छा देखिए ये अक्सर जो पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं ना, हमारे बच्चे फ़ोन बहुत इस्तेमाल करते हैं और मैनेज नहीं होता उनसे टाइम, हम कैसे उनसे एडिक्शन उनकी ख़त्म करवाएं. तो ये बड़ा अच्छा तरीका होता है कि बच्चे को किसी हेल्दी एक्टिविटी की तरफ डाल दें और उसके बाद उसकी रूटीन ऐसी बना देना कि सुबह उसने स्कूल जाना है, दिन को उसने आना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, रेस्ट के बाद उसने ट्यूशन चले जाना है, ट्यूशन से वापस आना है, कारी साहब आ गए या मदरसा या ख़ुद से कुरान अगर क्लासेस देते हैं वो बच्चे की होगी. उसके बाद बच्चे को थोड़ा सा रेस्ट मिला, उसके बाद जो है उसकी जो है ना इसी तरह से किसी न किसी फिजिकल गेम में उसको इन्वॉल्व कर लिया. तो देखिए पूरा दिन बच्चा इंगेज है, उसके पास फ़ोन इस्तेमाल करने का टाइम कितना ही होगा, 15 मिनट
20 मिनट या बाजू का थक के बच्चा सो जाता है कि बस छोड़ो ठीक है, फोन को। छोड़ो फोन को। तो ये रूटीन जो है ना, ये पेरेंट्स को भी मेहनत करनी होती है, जिस तरह इनके पेरेंट्स ने की है, इनके कोच इन पे मेहनत कर रहे हैं। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों को आपने डायरेक्शन देनी है तो वो उस डायरेक्शन पे जाएंगे। अच्छा उमर, फिटनेस की जहाँ पे बात होती है, वेट को भी तो मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। टीन एज में तो और मुश्किल होता है कि ये भी खाने को दिल कर रहा है, वो ठीक है आप लोग मेहनत ज़रूर करते हैं, बट स्टिल वेट को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। सो ये आप लोगों के लिए भी होता है, और कितनी आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है कि इस टाइम में, इस ड्यूरेशन में आप इतना वेट गेन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम स्पोर्ट्समैन हैं। अगर हमारा वेट गेन हो जाता है तो फिर हमें कोर्ट में मसला होता है। अगर हम उसको मेंटेन करते तो फिर हम उसको टाइम टेबल देते हैं। एक दफ़ा आप कुछ और चीज़ खा ले, कुछ फास्ट फूड खा ले या कुछ और चीज़ खा ले, लेकिन दूसरे दिन फिर आपको वो चीज़ नहीं करनी होगी, आपको फिर लाइट चलना होगा, सैलेड के साथ चलना होगा। तो हम इसी तरह रूटीन को साथ में लेकर चलते हैं ताकि हमारी वेट वही स्टेबल रहे। और हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम वेट लॉस करें, हमारे लिए ज़रूरी कि वेट को जब हमारी बॉडी है वो स्ट्रक्चर में आ जाए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ जी बिल्कुल, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम वेट लॉस करें, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस बॉडी को स्ट्रक्चर बनाएं ताकि वो कोर्ट में अच्छा बेहतर रिजल्ट दे हमें। ज़बरदस्त। सुहेल, कोई ऐसा खाना जो कि आप छोड़ देती हो ड्यूरिंग ट्रेनिंग के, अच्छा आप नहीं खाना, ऐसे ना वेट मैनेजमेंट में मसला हो सकता है, फिर जब टूर्नामेंट इज़ डन तो फिर खाते हो? ज़्यादातर ये कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़ा मैं इतना ज़्यादा नहीं खाता मैच के दौरान, और उसके मैच बाद से तो खा पहले। लेते हैं। उसके मैच जब अगर विन कर जाऊँ तो फिर तो खा लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप को ना ट्रीट खाना। देना। हाँ जी ये भी ज़रूरी है, जो चीज़ पसंद है आप खाएं बाद में। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस क्वांटिटी में खा रहे हैं, वो बड़ा मैटर करता है। अच्छा ऐसे में ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जब डिफरेंट खेलों की बात कर रहे होते हैं तो हम अक्सर ये एक गिला हमारे लिए हमारे सामने आता है एथलीट्स की तरफ से, प्लेयर्स की तरफ से, कि स्पॉन्सरशिप्स का मसला है, हम जा नहीं पाते, कभी वीज़े का इशू है, कभी टिकट्स का मसला है, ये मसला। वो कहते हैं कि सारा फोकस क्रिकेट को होता है। सो आप तीनों से मैं सवाल रखूँगा कि हाउ डू यू मैनेज दिस, और किस तरह से सपोर्ट मिलती है आपको? जी बिल्कुल, हमें अभी सपोर्ट किए बार फाउंडेशन ने, लेकिन हमारा पहला मसला ये था कि हम सिर्फ ट्रेनिंग करते थे। मतलब अब हर जगह जाए ट्रेनिंग करे, अगर आपको कंपटीशन नहीं मिल रही ना तो आपको पता नहीं है कि मैं कितना रहूँ। तो सबसे बड़ी बात कंपटीशन होती है। हमें साल में तकरीबन इससे पहले 2 या 3 टूर्नामेंट्स मिलते थे पूरे साल में। यही एक साल में इजिप्शियन जो अभी टॉप पे चल रहे स्क्वाश में, ज़ाहिरी बात है उनको 8 से 12 तक मैचेस मिल जाते हैं, मतलब हर महीने में एक मैच उसको मिलता है। तो हमारा यही मसला था, और इंशाल्लाह ये बेहतर भी हो रहा है जाके। जो हमें स्पॉन्सर्स अभी स्क्वाश की तरफ ज़्यादातर आ रहे हैं, मेरा पता नहीं क्यों लेकिन आ रहे हैं। स्पोर्ट्स ये हॉकी की वजह, हॉकी के लिए भी आ रहे हैं, फुटबॉल को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। वेरी गुड। ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़, और ये हर स्पोर्ट्समैन के लिए ख्वाब होता है कि मुझे कोई स्पॉन्सर करे। वो इसलिए मेहनत करता है ताकि मुझे इंटरनेशनल स्पॉन्सर मिले, मुझे कोई और स्पॉन्सर मिले, ताकि मैं उससे ज़्यादा बेहतर हो जाऊँ। तो इसलिए हम इसको मैनेज भी करते हैं। और टूर्नामेंट्स है मेरे लिए, हम इस तरह समझते हैं जिस तरह कंपटीशन होता है इंसान को, तो वो उसमें ख़ुद को मालूम कर देते हैं कि मैं कितना हूँ। तो इसी वजह से हम अभी इस तरफ है। दैट्स ग्रेट। मुस्तफ़ा स्पॉन्सर ना होता, बार्ट फाउंडेशन अगर आपके साथ ना हो जाए तो फिर मुश्किल होता था। ये जो टूर्नामेंट एशियन जूनियर हो रही है, बार्ट फाउंडेशन नहीं कर रही है, पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन कर रही है जी। ज़बरदस्त है। और देखें सपोर्ट बड़ी ज़रूरत है। आपकी तरफ से कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? जी, ये जो स्पॉन्सर है बार्ट फाउंडेशन काफ़ी अच्छी है, और स्पॉन्सर प्लेयरों को ख़ास तौर पे होने चाहिए, क्योंकि बेचारा जो गरीब का बच्चा है तो वो तो 40,000 का रैकेट नहीं लेगा, 1000 की बॉल नहीं लेगा, क्योंकि एक दिन में 1000 की बॉल फट जाती है अगर सही प्लेयर खेले। और हमारा ये भी मसला है कि स्पॉन्सर प्लेयरों के पास नहीं होते ना, तो ज़्यादातर जो पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन प्लेयरों को सिलेक्ट करके लेके जाती है ना, तो प्लेयर उसमें ही जाते हैं। और आप एक प्लेयर है, इजिप्ट का प्लेयर है, आप उसमें ब्रिटिश जूनियर में उससे मैच खेल रहे हैं, तो उसको आप 3-0 जीत रहे हैं। अगले साल आपको उसका मैच आएगा ना, आप उसको मुश्किल जीते हैं कि, क्योंकि वो आप साल में 1 या 2 टूर्नामेंट खेल रहे हैं और वो 12-10 खेल रहा है, तो उसको आप एक्सपीरियंस, उसका फोकस, उसका दिल इतना बड़ा हो जाता है, और आप टूर्नामेंट ही नहीं खेलते, आप उधर के उधर ही खड़े। इसलिए मोर टूर्नामेंट्स ये बहुत ज़रूरी है प्लेयर्स के लिए, ताकि ज़्यादा टूर्नामेंट्स होंगे, एक्सपोजर मिलेगा, प्रैक्टिस होगी, कैंप्स लग रहे होते हैं और आपके स्किल सेट पे काम हो रहा होता है, विच इज़ वेरी गुड। जैसे आप लोगों ने बार्ट फाउंडेशन की बात की, तो ज़ाहिर है हमारे साथ बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं
ان کو بارٹ فاؤنڈیشن نے سپورٹ کیا. نائلہ کینی بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنے ماؤنٹینئرنگ کیریئر کو لے کر چل رہی ہیں, اٹس امیزنگ. اور جس طرح سے وہ سپورٹ کرتے ہیں پھر بالخصوص لڑکیوں کو آگے سے وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ ایک چین بن جاتی ہے. وین یو سپورٹ سم ون اور جو واقعی پہ اپنے آپ کو پروو کرتا ہے پھر وہ اس کو آگے لے کر چلتا ہے, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ بھی آتا ہے. آپ تینوں کا بہت شکریہ ساتھ مجھے, آل دا بیسٹ. گڈ لک چائنا کے لیے. آپ تو چائنا کے لیے اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اوکے ہے. نہیں مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں, ہاں جاتے رہتے ہیں, ابھی تو یو کے کیا ہوا تھا, کوئی ایسی بڑی بات نہیں. جسٹ کڈنگ. نہیں آف کورس آپ لوگ ٹورنامنٹ کے لیے بیسیکلی بہت ایکسائٹیڈ ہیں جس کے لیے آپ لوگوں نے تیاری کی ہے. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے اینڈ آل دا بیسٹ. ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج کل ویسے بچوں میں بڑا پریشر ہے چونکہ موسٹلی اسکولز میں فائنل ایگزامس چل رہے ہیں بچوں کے, تو اس لیے بچوں میں بہت زیادہ پریشر ہے پڑھائی کا, ایگزامس کا. اس کے بعد ایک پریشر اور بلڈ کیا ہوا ہے کہ اچھے مارکس لے کر آنے ہیں. وہ سارا فوکس اس وقت ہم نے اسپیشلی دس منتھ کیا ہوا ہے بچوں پہ, جو پریشر کوکر بنایا ہوا ہم نے بچوں کو. اب مسئلہ یہ کہ آگے چھٹیاں آ جائیں گی. اب دیکھیں نا 3 مہینے کی چھٹیاں, جیسے پنجاب میں 3 مانتھ کی چھٹیاں, اسلام آباد میں آرام سے سو کے اٹھیں گے بچے, اسکول جانا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, سمر ٹاسک ویکیشن ٹاسک مل گیا ہے, کوئی ٹاسک نہیں ملنا, نیا سیشن کوئی ٹاسک ہی نہیں ملتا. اوکے, تو پھر سوشل میڈیا کا استعمال ہوگا اور کیا ہوگا. اصل تو ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہوتی, کوئی ایک مینٹل ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوتی ہیں. لیکن شعیب ایک اور سوال یہ بھی ہے, کیا ہمارے ٹائم کی اگر ہم بات کریں تب پریشر زیادہ تھا پڑھائی کا, ہم اوور برڈن تھے, یا آج کے بچے زیادہ اوور برڈن ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آج کے بچے اوور برڈن ہیں, لیکن مجھے کیوں میں کاٹوں گیا آپ کی بات یہاں سے, اس کی وجہ ہے کہ آئی ریممبر کہ ابھی تو دیکھیں ٹیکنالوجی اور بہت ساری اور ڈسٹریکشنز بھی ہیں نا, اس طرح سے ہماری باری اتنا سارا ہوم ورک دیا جاتا تھا. میں I was about to say that نا, ایک ڈفرینس یہ ہے کہ ہمارے وقتوں میں سمر ویکیشنز میں پتہ نہیں ایک سوال 10 دفعہ لکھنا ہوتا تھا, بیٹھ کے لکھو 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 لکھو. اب یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ چل رکھا ہوا ہے سمر ویکیشنز میں نا, ایسا کوئی ٹاسک نہیں دیتے, بلکہ کہتے ہیں لیٹ دیم انجوائے, انہیں تھوڑا ٹائم بریدنگ اسپیس ملنی چاہیے. میں کون سی بریدنگ اسپیس دینی ہے, ہماری باری کہاں تھی اب اس میں اوکے. لیکن اس میں مسئلہ زمین, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں مجھے پورا سال محنت کیا, اسپیشلی لاسٹ 2-3 منتھ زیادہ محنت کی ہوتی ہے بچوں پہ فائنل ایگزامس میں, جو کہ ریزلٹس اچھے بھی آ جاتے ہیں اس کے بعد الحمدللہ. لیکن وہ جو گیپ آ جاتا ہے نا, وہ تسلسل جو برقرار نہیں آپ نے رکھا بچوں کا, اس کی وجہ سے مسئلہ ہے سمر سلام, اٹس اے ٹرم جو کہ ہم یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہ آئے, اس کے لیے کیا کیا جائے. سمر ویکیشن کی تیاری ابھی سے آپ نے کیسے کرنی ہے, بچوں کا سمر ویکیشن کا پلان کیسے کرنا ہے, واٹ یو کین ڈو ایز اے پیرنٹ. تو یہ سیگمنٹ آج آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والا ہے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایجوکیشن سے عائشہ فضل رحمان صاحبہ, لیٹس ویلکم ہر. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, آئی ایم فائن, تھینک یو فار ہیونگ می. گریٹ عائشہ صاحبہ, بہت شکریہ. سبین کا سوال پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے وقتوں میں, یعنی آج سے اگر ہم 20-25 سال, کچھ کے کیس میں 30 سال اگر پہلے چلے جائیں تو پیدا ہوتے اسکول نہیں گئی تھی, یا پہلے پیدا ہونے سے پہلے, پیدا ہونے سے پہلے نہیں گئی تھی. تو کیا اس وقت برڈن زیادہ تھا یا کہ اب برڈن زیادہ ہے؟ دیکھیں آپ لوگوں کی کانورسیشن بہت پرٹیننٹ ہے. میں ابھی سن رہی تھی آپ دونوں نے پریشر کوکر کا ورڈ یوز کیا. پریشر تھا, ہم پہ پریشر تھا, ابھی بچوں پہ پریشر ہے, ریزلٹ لے کے آنا ہے. اس میں سے میرا کی ٹیک اوے یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی ریلیز دا پریشر. ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ بچے ایکسل کریں, سب پیرنٹس چاہتے ہیں. ایک فیئر ایکسپیکٹیشن ہے پیرنٹس کی کہ بچے پڑھائی میں اچھے ہوں, کیونکہ مطلب بچوں نے اور کیا کرنا ہے, انہوں نے پڑھائی میں اچھے ہونا ہے, ایک فیئر ایکسپیکٹیشن ہے. لیکن ہم کیسے پڑھائیں کہ وہ پڑھائی میں پریشر نہ ہو اور بچے اس میں گروتھ بھی شو کریں. جیسے آپ نے ورڈ یوز کیا چل کریں, تو چل نہ کریں, گروتھ شو کریں, لیکن پریشان ہوئے بغیر. اگر اس کو بیسک سکلز نہیں ہیں, ہم وہ فاؤنڈیشن اس کی اسٹرانگ کریں گے. ہم اس کو شیم نہیں کرائیں گے کہ تمہیں آنا چاہیے, یہ تمہیں الجبرا آنا چاہیے. ابھی اس کو میتھس کے فار ایگزامپل ٹیبلز بھی نہیں آتے. سو شیم کرنے سے اسٹریس بلڈ ہوگی, لائک یو سیڈ پریشر کوکر میں وہ جائے گا, وہ بھاگے گا پڑھائی سے, اسکیپ ڈھونڈے گا, لائک یو سیڈ سوشل میڈیا میں. یہ سارے اسکیپس ہیں جو ایڈلٹس بھی یوز کرتے ہیں ریالٹی سے بھاگنے کے لیے سوشل میڈیا پہ. تو لرننگ اس طرح ہو کہ بچے کو اس میں سیٹسفیکشن ملے, وہ انجوائے کرے. اب اس میں انجوائے دیکھیں, جب آپ جم جاتے ہیں سم ٹائمز یو فیل میں نے نہیں جانا بڑا, لیکن جب ونس یو ڈو اٹ آپ کو
हमेशा जब आप जिम से निकलते, आई डोंट नो, You feel happy, yes, हाँ, because अगर happy hormones release होते हैं वहाँ पे. हैप्पी हार्मोन्स, ठीक है, वो क्यों रिलीज होते हैं? डोपामीन क्यों रिलीज होती है? जब आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। इसी तरह जब बच्चे एक वर्कशीट करते हैं, उसमें वो 20 से 30 मिनट में 120 सवाल कर लेते हैं आराम से, विदाउट एनी प्रेशर, क्योंकि उनके लेवल की हैं, बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। दे फील सेटिस्फाइड। पहले भी हमने सेगमेंट जरूर किया था, जी, बट अभी जिन लोगों ने जी। कनेक्ट किया, हम चाहेंगे जरा उनको बेसिक्स बताएं। सो वेरी ब्रीफली, इट्स अ जापानीज मॉडल, ग्लोबल फ्रेंचाइज है ये, 60 से ज़्यादा ममालिक में इसकी प्रेजेंस है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 4-5 साल पहले आया है, और इसमें आफ्टर स्कूल मॉडल है, ये स्कूल की रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है। स्कूल बच्चे जाते हैं अपने टाइम पे, और हफ्ते में 2 दिन हमारे पास आते हैं इंग्लिश पढ़ने और मैथ्स पढ़ने। Only two subjects? 2 सब्जेक्ट्स, ग्रुप टीचिंग कोई नहीं है। ठीक है, यानी कि individual है. हाँ, अगर एक बच्चा जो है वो क्लास 2 का है, लेकिन वो उसको फ्रैक्शंस आते हैं, वो कर सकता है, उसको मैं फ्रैक्शंस ही करवाऊंगी। और दूसरा क्लास 5 का बच्चा है, उसको अभी प्लस ही पूरी नहीं आती, तो उसको हम प्लस ही करवाएंगे। इंडिविजुअल लर्निंग प्लान बनता है, उसमें बच्चे आपको ग्रोथ करके दिखाते हैं। Okay. और फाउंडेशन, क्योंकि जापानीज आपको पता है बड़े डिटेल ओरिएंटेड है, तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके हम चलते हैं, बस ये है। So why इट्स अ वेरी only- सिंपल मॉडल, Why only English and maths? क्योंकि इसका करिकुलम ना जो है अक्रॉस कंट्रीज सेम है। Okay. साइंस का तो कहीं कोई टॉपिक्स है, कहीं कोई है। मैथ्स में वही मैथ्स, वो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई अलजेब्रा, ये सारा ठीक कुछ है। सेम है। सिमिलरली इंग्लिश में वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, वो सारा है। Okay. अब चूंकि देखिए आफ्टर स्कूल मॉडल है, इट्स नॉट द रिप्लेसमेंट, राइट? यू हैव सेड दैट ऑलरेडी. हाँ। सो क्या इसमें चूंकि देखिए इट्स अ डिफरेंट टेक्निक जिससे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट मेथोडोलॉजी एक्चुअली. सो क्या बच्चा कंफ्यूज तो नहीं होता कि टीचर ने तो ये पढ़ाया था स्कूल में, तो यहाँ टीचर मुझे ये पढ़ा रही है, ये मसला होता है? नहीं, क्योंकि होता। हम उसमें एक लेवल एडवांस लेके जा रहे ठीक हैं। है। मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम मैथ्स में जब बच्चे वर्टिकल एडिशन करते हैं ना, तो उसमें वो कैरी फॉरवर्ड उधर लिखते लिखते हैं, हैं। फिर उस पर गोला डालते हैं, कॉमन एफिशिएंट मेथड्स की तरफ जाते हैं। व्हाट इज क्विक? ठीक है, हर दफ़ा लाइफ में आपके पास पेपर पेंसिल नहीं होगा, यू नीड टू बी एबल टू डू इट इन योर हेड। Yes. यू डोंट राइट द कैरी फॉरवर्ड, डू इट इन योर हेड। तो जब बच्चे, हम उनको तैयार किया हुआ है कि मेंटली वो करेंगे, तो जब लिख के करने वो तो उन्हें सुपर ईजी लगता है स्कूल में। तो हम उनको ज़्यादा एडवांस लेवल पे चलाते हैं, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता लेके जाते हैं, Okay. उनके लेवल पे लेके जाते हैं, हबड़ नहीं मचाते बिल्कुल उनको, ठीक तो है। वो अच्छा, लेकिन- उसको कर लेते हैं मैनेज। कोई एज ब्रैकेट भी है इसमें? और स्पेशली जब डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे वहाँ पे हैं, जी, सबकी कैपेबिलिटी डिफरेंट है। बिल्कुल। सो फिर किस तरह से लेके चलते हैं सारे बच्चों को एक साथ? जिस तरह आपने कहा ना इंडिविजुअल आप लेकर हाँ। चल रहे होते हैं, तो मुश्किल नहीं होता मैनेज करना, सबको इंडिविजुअल टाइम देना? क्योंकि अलग ये अलग। इंडिपेंडेंट लर्निंग का मॉडल है, तो जो बेबीज हैं उनको हम बिठा के पढ़ाते हैं, जो 3 साल के बच्चे हैं, 4 साल के, 3 साल इसकी स्टार्टिंग एज, Okay. ठीक है, उनको हम बिठा के पढ़ाते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं वो अपना काम, वो आते हैं, अपना फोल्डर उठाते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। सही। मैं और मेरी टीम हम सुपरवाइज करते हैं, जहाँ नीड हो वहाँ हम टीचर का वर्ड नहीं यूज़ करते, इंस्ट्रक्टर का वर्ड यूज़ करते हैं। ओके। और एक तो होती है स्पून फीडिंग, ये उसका ऑपोजिट है। जहाँ पे ज़रूरत है, अगर बच्चे ने फॉर एग्जांपल कोई एक सेंटेंस लिखा है, उसमें कोई मिस्टेक है, आई विल से बेटा लेट्स चेक दिस, आई विल नॉट से द स्पेलिंग्स आर इनकरेक्ट, आई विल नॉट से इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट दैट्स है, नाइस. आई विल नॉट से कैपिटल, करे गलती कहाँ है. देखो ट्राई तो करो ना, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो बच्चे मोस्टली इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, एंड वी गो अप टू देम एंड लुक एट व्हाट दे आर डूइंग एंड गाइड देम एज नीडेड। अच्छा आयशा, सक्सेस स्टोरीज भी होंगी, हम चाहेंगे वो भी जी। जरा शेयर करें। कोई बच्चा ऐसा जिसका कॉन्फिडेंस इतना नहीं था, उसका बिल्कुल। कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, पढ़ाई में अच्छा हुआ, थोड़े से स्टोरीज शेयर करें जी हमारे बिल्कुल, हमारे पास है, जैसे एक बच्ची मेरे पास आती है, काफ़ी दूर से वो लोग आते हैं। तो ज़ाइना जो है, उनके जब वो आई थी स्कूल में, पेरेंट्स ने कहा कि इनकी टीचर मैथ्स की इनको आगे बिठाती हैं बिकॉज शी नीड्स दैट एक्स्ट्रा अटेंशन। अ फ्यू मंथ्स लेटर नाउ वो बियॉन्ड ग्रेड लेवल काम कर रही हैं, ठीक है, यानी कि वो जो ग्रेड में काम हो रहा है उससे वो आगे निकल गई हैं, क्योंकि हमने थोड़ी थोड़ी और डेली प्रैक्टिस का मॉडल है, तो सही। उससे उन्होंने सीख लिया है। तो कुछ महीनों के बाद उनके वालिद ने कहा नहीं, अब इनकी मिस ने कहा है कि इसको बेशक पीछे बैठ सकती है, दूसरे बच्चे जो वीक है मैथ में वो आगे वेरी आ जाए। नाइस. ठीक है, इसी तरह और भी हमारे पास जो छोटे बच्चे हैं जिनके स्कूल्स में आप वो कर रहे हैं, नंबर ट्रेसिंग कर रहे हैं और नंबर सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, हमारे +4s और +5s कर रहे हैं। आयरा हमारी एक बच्ची है, वो बिल्कुल मतलब शी जस्ट टर्न्ड 5 और वो एडिशन में एडवांस लेवल पे वो जा रही है माशाल्लाह से। और ये इसका ये नहीं है कि रिक्वायरमेंट कि वो बच्चा ही जीनियस होगा, देयर आर सम हु आर वेरी इंटेलिजेंट एंड देयर आर सम who are normal, सही बात है. but it's just the daily practice that gives them the opportunity to excel. जो बच्चा वीक भी है और जो बच्चा अच्छा भी है, क्योंकि
क्लास में तो वो उन्होंने एक लेवल तक ही पढ़ाना है, हम ग्रेड लेवल से आगे भी ले जाते हैं, ओके, जो बच्चा रेडी है उसके लिए। उसके लिए ज़रा बच्चे ने अगर एक चीज़ सीख ली है तो हाँ। आप चाहते हैं कि उसका टाइम अब ज़ाया ना हो, कुछ और सीख ले, अगला कुछ और करे। बेहतर सीख ले, जो हाँ। कि अच्छी बात है। हाँ। और जब आप और बेहतर तौर पे अपने आप को एक्सेल कर लेते हैं, उससे अच्छी क्या बात होगी। अब चूंकि हम बात आज कर रहे हैं समर की, कि वो जो 2-3 महीने का गैप है उसमें किस तरह से मैनेज करना, बिकॉज ये जो आपने मॉडल अभी एक्सप्लेन किया ये है आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल में भी आप पढ़ रहे हैं, शाम में आप या जिस टाइम भी, वीक में ट्वाइस, राइट? जी अब समर में चूंकि स्कूल तो बंद है, जी। अब स्कूल में कुछ नहीं पढ़ना, हाँ। तो उसमें आपका मॉडल कैसे इम्प्लीमेंट होगा? उसमें ये है कि टाइमिंग्स थोड़े से चेंज हो जाते ठीक हैं। है। पेरेंट्स कहते हैं जी हमारे बच्चों ने फिर दोपहर में स्विमिंग जाना होता है, हम सुबह को सेंटर जरा से जल्दी खोल देते हैं समर वेकेशन में, बच्चे फ्रेश आके पढ़ के चले जाते हैं। इवन अदरवाइज पिछले दिनों जैसे इस्लामाबाद में स्कूल्स बंद रहे थे, सो वी आर एबल टू स्टे ओपन, और उसमें हमें ये मज़ा आता है कि बच्चे फ्रेश आ जाते हैं उसमें, क्योंकि स्कूल्स के रूल्स फ़र्क हैं, हमारे लिए वो फ़र्क है, आप जरा फ्लेक्सिबल भी हैं इस मामले में। फ्लेक्सिबल हैं। हाँ, सो वी आर हैप्पी टू हैव चिल्ड्रन कि हफ्ते के 2 दिन तो हमारे पास आए बच्चा ना, तो उसके लिए हम फ्लेक्सिबल हैं। और देखिए चूंकि आपने इसके लिए पहले ट्रेनिंग ली होगी, फिर आपने जी। स्टाफ को ट्रेन किया जी। होगा, नाउ यू रनिंग अ सेंटर माशाल्लाह, जी। तो क्या ये भी आपने देखा कि जापान में फॉर एग्जांपल क्या करते हैं छुट्टियों में बच्चों के साथ, वहाँ की रूटीन क्या होती है बच्चों की? जिस तरह हम तो एक सवाल रख रहे हैं ना कि छुट्टियाँ हो गई, कुछ करने को नहीं है, हाँ। जापान में क्या होता है? जापान, क्योंकि ये जापानीज मॉडल है, कुमोन की बहुत ज़्यादा सेंटर्स हैं वहाँ पे, Okay. दुबई में बहुत ज़्यादा हैं। Okay. मतलब दुबई में ऐसे नहीं है कि सो इट्स लाइक एनी ब्रांड, जो कोई सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड जिसका सबको पता है, ठीक है। कुमोन उतना ही पॉपुलर है दुबई में भी और जापान में भी। Okay. तो बच्चे ये भी करते हैं और थ्रू आउट द ईयर भी करते हैं, और आई एम श्योर वो अपनी और भी चीज़ें करते होंगे। इसका देखिए मेन ये है कि एकेडमिक्स एक चीज़ है उसकी, ठीक है। मेन फोकस आपका एकेडमिक्स है। दूसरी चीज़ बच्चे क्या सीख रहे हैं, ग्रेड लेवल के बियॉन्ड जब वो जाते हैं तो थोड़ी सी उनको चैलेंज आता है, वो चैलेंज लेना सीख रहे हैं, वो अपने उस एक चैलेंज को टैकल करना और उसमें से निकलना सीख रहे हैं। दीज आर लाइफ स्किल्स। और हम एकदम उनको रेस्क्यू करने नहीं पहुंचते, हम कहते हैं बेटा करो, थोड़ा सा स्ट्रगल करो, थोड़े से हिंट्स दे के उनको आंसर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसमें बच्चों का ये स्किल डेवलप होता है कि लेट मी थिंक दिस थ्रू। ट्राई करता हूँ। हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें होती हैं। सो इट्स नॉट जस्ट कि आपने मैथ ही सीखनी है या इंग्लिश ही सीखनी है, बल्कि ये दोनों चीज़ें वो लेके चलते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, क्योंकि इंडिपेंडेंटली उन्होंने काम करना है और आई अपना। थिंक ये दो सब्जेक्ट जब वो इस अंदाज से पढ़ेंगे तो नेचुरली उनके अंदर ये आता है कि हाँ। फॉर एग्जांपल उर्दू का काम कर रहे हैं तो सोचो मैं कहाँ गलती हुई Confidence है, build हो कॉन्फिडेंस जाता होता है। हाँ, Try क्रिटिकल करते हैं। थिंकिंग डेवलप होती है बिल्कुल। बच्चों की। अच्छा, बच्चों का आजकल जो मसला है ना, अब समर वेकेशन जो हम पहले भी बात कर रहे थे, सोशल मीडिया। अब हाँ। बच्चे को पेरेंट्स के लिए उनको हाँ। घर से निकालना, हाँ। इस बात पे आमादा करना कि नहीं ये एक हाँ। एक्टिविटी, जिस तरह कुमोन की बात की है या हाँ। और कोई एक्टिविटी, हाँ। उसकी तरफ अब तो मैं कहती हूँ स्विमिंग के लिए भी लेके जाना बच्चों को एक टास्क हो चुका है कि बच्चा प्रेफर करता है कि वो टीवी के आगे बैठा हाँ। रहे या फिर अपना मोबाइल इस्तेमाल करे। सो किस हाँ। तरीके से क्योंकि अटेंडेंस का भी होता होगा आप लोगों हाँ। की तरफ भी, कैसे आप लोग उसको मेंटेन करते हैं कि उसका फोकस मेंटेन रहे, बच्चा वहीं पर उसकी अटेंटिव रहे, वो वहीं पर मतलब छुट्टियां ना करे, उसका आने को दिल करे? ठीक है, उसमें सभी 2-3 चीज़ें। एक तो हम स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करते हैं। जब बच्चा एक लेवल अपना कंप्लीट करता है, उसका सर्टिफिकेट मिलता है, उसकी पिक्चर सोशल मीडिया वगैरह पे डलती है, जिन पेरेंट्स की तरफ से हमें इजाज़त है पिक्चर डालने की, तो स्मॉल विंस को हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर हम उनको कुछ महीनों के बाद दिखाते हैं कि बेटा लुक व्हेन यू जॉइंड अस, दिस इज़ व्हाट यू वर डूइंग। ठीक है, कई बच्चे होते हैं आते हैं वो फिंगर काउंटिंग कर रहे होते हैं, 2 महीने के अंदर वो बड़े कैलकुलेशन जो है वो मेंटली कर रहे होते हैं, तो हम उन्हें दिखाते हैं लुक हाउ फार यू हैव कम, दैट इज़ व्हाट मोटिवेट्स देम। फिर दूसरा ये है कि जो पहले उनके एग्ज़ाम्स आते हैं और उसमें जब वो शाइन करते हैं अपनी क्लास में, तो फिर दैट इज़ व्हाट इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी फॉर अस। फिर सारे पूछते हैं इस बच्चे ने क्या किया, ये इतना आगे कैसे चला गया, वेदर इट्स इंग्लिश और मैथ। अच्छा, दूसरा जो सोशल मीडिया का है ना सभी, अ लॉट ऑफ थिंग्स हम ब्लेम करते हैं बच्चों पे, जो कि एडल्ट्स खुद करते हैं अपनी लाइफ ईजी बनाने को। ट्रू। सोशल मीडिया पे हमने उन्हें लगाया है, ठीक है, खाना खिलाना आसान है, बेबी को वो रख दें बहलाने कार्टून की लगा के बजाय, दे हाँ, दिए। खुद फिजिकली बहलाने की बजाय, तो इसी तरह रीडिंग, हम कहते हैं रीडिंग कल्चर नहीं है, वो कोई रीडिंग नहीं करता, कोई रीडिंग, यार क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। छोटे छोटे टेक्स्ट हैं, 4 लाइन्स 6 लाइन्स के, वो पढ़ना है और फिर छोटे छोटे टास्क करने हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टेक्स्ट कॉम्प्लेक्स होता जाता है, टास्क कॉम्प्लेक्स होता जाता है। Okay. तो आप अपॉर्चुनिटी देंगे बच्चे को तो वो इंगेज होगा उसके साथ, एंड दे डू इंगेज, उसको एंजॉय करते हैं फिर बच्चे। ओके। इस जैसे तरह जो आपने कहा था कि वो जो बच्चा आता है अपना फोल्डर उठाया, उसने काम शुरू कर जी। दिया, तो ये जो सारा कंटेंट या फॉर दैट मैटर जो मटेरियल है वो सारा
آپ لوگوں کے پاس جاپان سے آتا ہے یا خود آپ اس کو بناتے بھی ہیں؟ یہ وہی ہم نہیں بناتے, اٹس اے پارٹ آف دا جیپنیز فرینچائز. اگر آپ کومون دبئی جائیں گے یا کومون لنڈن جائیں گے, آپ کو یہی فلسفی ملے گی, یہی لرننگ کنٹینٹ ملے گا. اکثر کوئی ہوتا ہے کہ بچے کوئی باہر سے آئے ہیں اور جیسے ابھی پچھلے دنوں تھا واپس نہیں جا پا رہے, کومون یو کے میں انرولڈ ہے بچہ کوئی, تو وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ورک شیٹس ہمیں دے دیں, ہم وہاں واپس نہیں جا پا رہے. تو بیکاز اٹس دا سیم ورک شیٹس اکراس دا بورڈ. فرینچائز آپ سوچ لیں جیسے کوئی اور جو کھانے کی, میں نام نہیں لینا چاہ رہی, فرینچائز ہوتے ہیں تو وہ اکراس دا ورلڈ سیم ہوتے ہیں اور ان کے وہی کوالٹی اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. اور جو ہماری دبئی میں جیپنیز ٹیم ہے وہ آتے ہیں, وہ انشور کرتے ہیں کہ کوالٹی ہے, ایک ایک بچے کو وہ دیکھتے ہیں, ان کا ریکارڈ دیکھتے ہیں, پروگریس چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ سارا ان کا کوالٹی ایشورنس اور بڑے کلوز چیکس اس کے اوپر رہتے ہیں. اچھا, اور ٹیچرس کو کس طریقے سے آپ لوگ, انسٹرکٹرس کا نام آپ لوگ لیتے ہیں؟ آئی ایم دا لیڈ انسٹرکٹر مائی سیلف. میں سب سے پہلے پہنچتی ہوں, سب سے اینڈ پہ, تو میں لیڈ انسٹرکٹر ہوں اور بچوں کا کام وغیرہ چیک کرنے میں اور کچھ بچوں کی انسٹرکشن میں میری ٹیم ہے. اوکے, تو وہ بھی ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں. وہ کوئی ٹریننگ آپ لوگ پراپر ٹریننگس دیتے ہیں اس کی, یا کوئی ٹیم آتی ہے اسی طرح جیسے آپ نے بتایا کہ کوالٹی انشورنس کے لیے بھی آتی ہے, کیا وہ ٹرین کرتے ہیں پراپر یا بس لیڈ انسٹرکٹر ہی ٹرین کرتے ہیں؟ میں ان کو ٹرین کرتی ہوں, اور جب جیسے انہوں نے ہماری جب جیپنیز ٹیم آتی ہیں یا جو ہماری کنٹری ڈائریکٹر لاہور سے آتی ہیں, ہم پہلے سے اپنے کویسچنس پریپ کر کے رکھتے ہیں. کون سے بچے میں ہمیں کون سی گائیڈنس چاہیے, پیس کیسے کرنی ہے لرننگ, کیا کرنا ہے, وہ ہم ساری چیزیں اپنی رکھتے ہیں. پھر جب وہ آتے ہیں تو ان بچوں کو ہم انوائٹ کرتے ہیں, وہ بچے کو آبزرو کر کے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, تو وہ بالکل ہینڈز آن ایک لرننگ ہوتی ہے اسپیسیفک ٹو دا چائلڈ. اس سے پھر ہمیں گائیڈنس ملتی ہے کہ ہم نے اگلے سملر بچوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے, اس طرح. اچھا عائشہ, آج کل اب ایک اور ٹرینڈ بھی آہستہ آہستہ اسے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس جو خود پڑھا سکتے ہیں یا جن کو لگتا ہے کہ ہم مینیج کر لیں گے ہوم اسکولنگ کا, ڈو یو سپورٹ دس ٹرینڈ ہوم اسکولنگ, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں, ہوم اسکولنگ ہو یا کسی اسکول میں بچے جا رہے ہوں, ایز لانگ ایز اٹس ڈن ود ان اے اسٹرکچر, بچے کا ٹائم ہو, اگر ہوم اسکولنگ ہے صبح اٹھے ایک سرٹن ٹائم پہ یا جو بھی فکسڈ ٹائم ہو, بچوں کو چاہیے ہوتا ہے اسٹرکچر. بے شک وہ اسٹرکچر سے بھاگتے ہیں, لیکن دس از واٹ گیوز دیم اے سینس آف اسٹیبلٹی. ٹھیک ہے, اب مطلب ان کو آپ جیسے سونے کا ٹائم ہے, بیڈ ٹائم ہے, اگر بچے کا فکس ہے وہ سیٹسفائڈ رہے گا, وہ اسٹریس میں نہیں جائے گا. اسی طرح ہوم اسکولنگ اگر آپ کر رہے ہیں بالکل کریں, لیکن اسٹرکچر ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی آپ ٹیکسٹ بکس یوز کر رہے ہو یا کوئی کچھ پلان کے تحت ہو کہ بھئی ہم نے یہ لرننگ آؤٹ کمز اچیو کرنے ہیں اس ایج تک یا اس گریڈ تک. اچھا, ایسے میں بچے کی کیونکہ اسکول کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ انٹریکٹ کرتا ہے, سوشل سرکل ہے اس کا, سوشل انٹریکشن ہے, کیا وہ افیکٹ نہیں ہوتی سم ہاؤ, بیکاز ہوم اسکولنگ شاید اتنی زیادہ سپورٹ یہاں پہ پاکستان میں تو خیر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کوئی بھی نیا ٹرینڈ فالو کرنا, خیر نیا بھی نہیں ہے بٹ ایکسیپٹنس بڑی مشکل ہوتی ہے ایک طرح سے. بٹ اس اگر کوئی ہوم اسکولنگ کر بھی رہا ہے, اس گیپ کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے؟ ہوم اسکولنگ اگر کرنی ہے نا, سارے کچھ میں بہت ایفرٹ ہے پیرنٹس کا, ہو ایور اٹ از. یو کانٹ ہیو ٹو ورکنگ پیرنٹس اور بچہ ہوم اسکول ہو رہا ہے. ایک پیرنٹ کو گھر پہ ہونا ہوگا, بچوں کو پڑھائے, پھر ان کے لیے پلے ڈیٹس ارینج کرے, ٹھیک ہے, ویکینڈ پہ وہ اپنی ہم عمروں سے ملیں یا کسی اور, تو اس طرح کر کے تو یہ سوشلائزنگ بھی ان کی انشور کریں. ہو سکتا ہے کسی کے کزنز ہوں یا نیبرز ہوں جن کے ساتھ وہ یہ انشور کر سکتے ہیں, تو ہے ڈویبل ہے, لیکن پیرنٹس کو پھر فلی کمیٹڈ ہونا چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے, پراپرلی پھر پلاننگ کے ساتھ آپ نے اس بچے کو پڑھانا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس ٹھیک ہے بچہ گھر پہ ہے, اب ٹائم میرا پڑھا دیں گے یا پڑھ لے گا, آج نہ پڑھو کل پڑھ لینا, تو اسٹرکچر کے بغیر نہیں ہو سکتا, یہ بڑا کام خراب ہو جاتا ہے. کم بیک ٹو اگین کومون, جتنے بچے آپ کے پاس ابھی ماشاء اللہ انرول ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں, اور جو آپ نے کچھ ایگزامپلس ہمارے سامنے رکھی, انگلش اور میتھس, اور واقعی کیا یہ ہوتا ہے کہ جسٹ بیکاز دیز ٹو سبجیکٹس اور جو ان کا ایک طریقہ کار ہے پڑھانے کا اور بچوں کے سیکھنے کا, اس کا پورا امپیکٹ باقی تمام سبجیکٹس پہ بھی آ رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے, میتھس میں فار شیور ڈیفینیٹلی میتھس میں, کیونکہ آپ کو میتھس کی کیلکولیشن سے آپ کو لاجیکل دماغ آپ کا ڈیولپ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. انگلش سے آپ کی ریڈنگ, اور ریڈنگ سے آپ نے اس کو ایبزارب کرنا ہے, اس میں سے انفارمیشن ایبزارب کرنی ہے, اینالائز کرنی ہے. دیٹ ول ہیلپ یو ان سوشل اسٹڈیز, ان سائنس, اور کوئی جو بڑے بچے الیکٹیو سبجیکٹس پڑھتے ہیں, انگلش ہی میں ساری چیزیں ریڈنگ ہی بیسڈ ہے نا, کہ آپ نے ریڈنگ کے ٹیکسٹ میں سے انفارمیشن کیسے ایکسٹریکٹ کرنی ہے اور یوز کرنی ہے. اور اس کو شروع میں بچے کوشش کرتے ہیں کہ نظر لگائیں ٹیکسٹ کے اوپر. اس کی پوری ہماری ورک شیٹس جو ہیں وہ اس کے پورے ایک خاص طرز کی ایک الماری ہے, اس میں وہ لیولز کی ہوتی ہیں, اور اس میں سے ہم نے ورک شیٹ بیسڈ اس لیے کہ ہمارا جب دل کرے ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کتاب میں تو آپ کو A to Z جانا ہے نا, لیکن اس میں یہ کہ ہم ریپیٹ کر سکتے ہیں, جو ویک ایریا ہے اسے ریپیٹ کر لیا. اگر ہمیں لگے بچہ ٹائم زیادہ لگا رہا ہے
یا اس میں کریکشن زیادہ آ رہی ہیں تو ہم اس کو دوبارہ کروا لیتے ہیں. ہمیں ماسٹری لیول چاہیے, پھر ہم آگے کرتے ہیں. ہم وی ڈونٹ رش دا چائلڈ اینڈ وی ڈونٹ ہولڈ دا چائلڈ بیک ایدر. اوکے, جب بچہ نائس اینڈ ریڈی ہے ہم آگے تب لے آگے جاتے بڑھتے ہیں. ہیں. رائٹنگ بھی, سوری, رائٹنگ پہ بھی کام ہوتا ہے اس میں کہ بچوں کی رائٹنگ اچھی ہو, بیکاز آج کل بڑا مسئلہ ہے بچوں کی ہینڈ رائٹنگ بہت ہینڈ رائٹنگ ڈائریکٹ فوکس اتنا ایز سچ ہینڈ رائٹنگ کا نہیں ہے, آئی بی آنیسٹ. ریڈنگ اور ووکیبلری بلڈنگ اور ان چیزوں کے اوپر زیادہ ہے. اوکے, اچھا آخر میں عائشہ یہ بھی بتائیے گا, از اٹ پاکٹ فرینڈلی, بیکاز یا آپ لوگ اسکالرشپس بھی پرووائڈ کرتے ہیں کیونکہ بچے بڑے ذہین بھی ہوتے ہیں بعض اوقات اینڈ دے آر انٹرسٹیڈ, بٹ اوبویسلی پاکٹ اجازت نہیں دے رہی ہوتی. کیا آپ لوگ اسکالرشپس دیتے ہیں؟ اسکالرشپس ہم نہیں دیتے, لیکن پاکٹ فرینڈلی ان ٹرمز آف دا امپیکٹ دیٹ یو گیٹ. ٹھیک ہے, آپ نے او لیولس میں جا کے جو ٹیوشنس پڑھانی ہیں, جو اکیڈمی میں بھیجنا ہے, جو آپ اسکول کی فیس دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی نسبت دا اماؤنٹ آف ایفرٹ وی پٹ ان اینڈ دا اماؤنٹ آف امپیکٹ یو سی, آئی سے اٹ از اے بارگین. کہ اس کا رزلٹ اتنا اچھا ہے, رزلٹ اتنا ہے اور لانگ ٹرم رزلٹ ہے, بڑا اچھا ہے کہ کل کو جو آپ ٹیوشنز لگوائیں گے اور اتنے زیادہ اس میں پیسے آپ لگائیں گے اور ٹائم اینڈ انرجی, آپ بچے کو کیونکہ بیس مضبوط کر رہے ہیں, اور بیس ایکیڈمک بھی مضبوط کر رہے ہیں اور پرسنالٹی میں بھی اس کی وہ اسٹرینتھ آ رہی ہے ذرا, تو اس کا بڑا امپیکٹ آپ کے اوور آل اس کی پرسنالٹی پہ آتا ہے, آپ اس کے گروتھ پہ بھی آتا ہے. تھینک یو سو مچ عائشہ صاحبہ, ساتھ موجود تھیں. اٹس آلویز گریٹ ٹو ہیو یو, اور بڑا یہ زبردست کام ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹیکنیک کے تھرو بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. اٹس جاپنیز ٹیکنیک کومان جس پر آج ہم بات کر رہے تھے. ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. کمانا ہے, یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے, ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. تو کمانا ہے. ہاں, اٹس گڈ, آئی مین اٹس میں کمانا چاہتی ہوں. سب کمانا چاہتے ہیں مزید, ہاں آف کورس, کچھ مزید اور کچھ اس کو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. جب آپ, ہم کیوں ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ملٹیپل سورس آف انکم امپورٹنٹ ہے سروائیول کے لیے بھی اینڈ آپ کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے, اسپیشلی جب اتنے ایونیوز آپ کے پاس ہیں, اتنی اپرچونیٹیز ہوں اور آپ ان کو اویل نہ کر رہے ہوں, تو یہ پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا نا, یہ رائے ہوتی تھی کیسے سیکھیں, کوئی سکھانے والا نہیں ہے, اچھا میں کیا کروں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اب تو آپ کے سامنے بہت سی اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں, اگر پھر بھی آپ نہ سیکھیں, پھر بھی نہ کریں, تو پھر گلا کس سے آپ کرتے ہیں. یہ آج بنیادی بات ہم کریں گے. پلس یہ کہ جو ایک بات ہوتی ہے نا جی, ہم ڈالر میں کمانا چاہتے ہیں, یہ بھی ظاہر ایک سائنس ہے نا آج کل, ڈالر میں کمانا ہے. سو اس کے لیے کون کون سے ایونیوز ہوتے ہیں. پلس اب تو بہت سے ایسے بز ورڈز ہمارے سامنے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ایفیلیٹ مارکیٹنگ, ڈراپ شپنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بہت سے گین اور اسکلز آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. دین کال سینٹرز, یعنی بی پی او کال سینٹرز, وہ کیسا بزنس ماڈل ہے, آپ کیسے وہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں, کیسے اپنی ٹیم رکھ سکتے ہیں, اور کیسے آپ اس سے پھر کما سکتے ہیں, اور کیسے اس کو انڈرسٹینڈنگ آپ حاصل کر سکتے ہیں. سو آج اس موضوع پہ بات کریں گے. بہت زبردست شخصیت ہمیں جوائن کیا, اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں وہ آ چکے ہیں, تب بھی ہم نے ان سے جو بات کی تھی وہ موسٹلی اسی پہ کی تھی کہ کیسے آپ سیکھ کر ڈیجیٹل اسکلس اپنے آپ کو کھڑا کر سکتے ہیں, اور جس طرح سے اپنے بزنس ماڈل پہ آپ کام کرتے ہیں. تو آج بھی مور اور لیس ہم نے بات اس لیے بھی یہ کرنی ہے چونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ویسے اسکول کی بریکس آنے والی ہیں, سمر بریکس, بٹ ادروائز بھی اگر اس میں بھی سیکھنا چاہتے ہیں ایٹ دس ینگ ایج تو وائی ناٹ. اور پلس اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جاب تو چلی جائے گی, پھر میں کیا کروں گا. جیسے فار ایگزامپل میڈیا سے متعلق اصل بہت زیادہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ بہت سے اداروں کو لے کر ابھی دوبارہ بات ہو رہی ہے. ہاں, اس کی بہت زیادہ بات چلے ہو جاننے رہی کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے موجود ہیں ٹیک ایکسپرٹ ہیں, انٹرپرینور ہیں, حسن نثار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حسن, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. یہ آج سے 2 سال پہلے جو ہم کہتے تھے کہ 2 سال کے بعد یہ فیلڈ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, ضرورت نہیں پڑے گی, جیسا ہماری فیلڈ بھی اس کے اندر ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ادارے ہیں, گرافک ڈیزائننگ کی بات کریں. ہاں, سو کیا واقعی امپیکٹ آیا ہے؟ Of course, I mean it has started to happen, but I think اس کا بہت زیادہ تعلق جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ ہے کہ جو اب جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اسپیشلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, the people who really know how to use them, they have a better chance of survival. But the people who are not going to adopt it, ان کے لیے پرابلم ہے, of course, for sure. حسن صاحب, جو اے آئی کی ہم بات کرتے ہیں موسٹلی جو ہمارے آس پاس ہمیں یوزرز نظر آتے ہیں, انکلوڈنگ مائی سیلف, کہ پرومپٹ دینا, اور ایک کپڑے پسند نہیں آئے اپنے تو ہم نے جی پرومپٹ دیا اور کپڑے چینج کرا لیے اپنے, یا فور دیٹ میٹر جی انسٹاگرام کی گروتھ سے متعلق بات کری, جی میری یہ ریل کیوں نہیں ریچ اس کی آ رہی, تو میں کیا کروں, واٹس اے گڈ ٹائم ٹو اپلوڈ. ہم اس طرح کی چیزیں پوچھ رہے ہیں, بٹ
फॉर श्योर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है एआई का जो कि हमें नहीं पता, सो प्लीज़ एलैबोरेट कीजिएगा इसको। आई टेल यू व्हाट, आई मीन जो पहला हिस्सा जो आपने पूछा और दूसरा हिस्सा जो आपने पूछा, मैं एग्जांपल देता हूँ इस वक्त कॉल सेंटर की। आज से तकरीबन 3 साल पहले तक एवरेज कॉल सेंटर जो है वो तकरीबन 100 सीट्स या 100 लोगों का इंफ्रा लेके बैठा होता है। सही। और अब अगर आप कॉल सेंटर्स को देखते हैं तो वहाँ पे 15 या 20 लोगों के साथ वही 150 या 200 लोगों का काम हो रहा है। बैक एंड पे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, बॉट्स है। तो यकीनन आई मीन जॉब्स तो वो जो रिपीटेटिव टास्क हैं वो 100% इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। और जिस तरह की ग्राफिक डिज़ाइन की आपने बात की, अ लॉट ऑफ अदर स्टफ यू नो विच आर आउट देयर एंड देयर आर सम एआईज दैट आर अवेलेबल जो कि इस वक्त स्क्रीनिंग भी कर रही हैं लोगों की। नाउ टॉकिंग अबाउट यू नो एआई, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि एक आम इंसान के कंट्रोल में दुनिया की मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगेन यू नो एनी टूल at the end of the day, if that is in the hand of somebody who is not equipped, so eventually you know they cannot use it. So prompting is extremely important. To give you one example, so if I'm going to go ahead and ask GPT or Claude or maybe Grok or DeepSeek, मैं उसको बोलता हूँ कि यार और नॉर्मली पाकिस्तानी जो हैं वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने खरबपति कैसे बनना है। जी जी बिल्कुल। So I mean this is one part. So the answer to that of course is going to be you know not, we have to understand how AI works. So there is a technique which is called you know RLHF, and that is for you know human behavior training होती है, basically you train the AI at the end of the day. But again we have to understand कि टेक्नोलॉजी जो AI की है उसमें डेटा फेड है ऑलरेडी एंड बिलियंस ऑफ टोकन्स हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन के। सो इसी प्रॉम्प्ट को अगर आप इस तरह से पूछते हैं, ओके दीज आर द फ्यू इंटरेस्ट्स दैट आई हैव, मैं मीडिया पर्सन हूँ या मैं कॉल सेंटर करता हूँ, और इसमें इस वक्त ये करो कि तुम बीइंग द बेस्ट बिजनेस कंसल्टेंट एंड एडवाइज़र इस मेरी डोमेन में जो कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर है या मीडिया है, उस कंसल्टेंसी की फेज़ में आके मुझे प्रोजेक्शंस दो इस अंदाज में कि मैं अपने आप को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जा सकूं, एंड एट द सेम टाइम कोई उसके अंदर ऐसी बात नहीं करनी है जो कि प्रैक्टिकल ना हो, जो कि रियल ना हो एंड बैक्ड बाय डेटा हो। अब प्रॉम्प्ट क्या हो गया, इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलती हैं। ये कंप्लीटली यानी कि आपने एक्सप्लेन कर दिया उसे कि हाउ इट इज सपोज टू बी। ठीक है। नाउ द आंसर यू गोना गेट, the more you're going to conversate, the better the information you're going to get out of it. So this is the role of AI. The major problem right now is that people are not equipped, and this is what we teach people, how to use AI at this point of time. So it's not going to kill the jobs, but certainly it will take over those people जो कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे। ये बड़ा ज़रूरी है। आप जो सिखाते हैं उसका मॉडल क्या होता है? इज इट रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, फिजिकल क्लासेस होती हैं, बैच लेते हैं, किस तरह से सिखाते हैं, किस किस कोर्स को सिखा आप दे रहे हैं? अच्छा, इसी के साथ मैं ऐलान भी कर दूं, हम लोग ना अभी इस वक्त बिल्कुल 100% फ्री 800 लोगों को कॉल सेंटर के लिए ट्रेन कर रहे हैं, लीडिंग टुवर्ड्स गारंटीड जॉब। सो दैट इज गोइंग टू बी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट यू नो ट्रेनिंग। Great. And how we teach them, of course, and that's going to happen in Lahore as well as that's going to happen in Rawalpindi and Islamabad. So it's online, it's on-site, it's you know remote. So in every medium, you know, we go ahead and actually train and teach people. और कितने अरसे का होता है, ड्यूरेशन क्या होता है इसका कोर्स का? Depending upon you know if it is AI and automation advanced, so probably you know it takes close to 3 months. ठीक है। And if it is digital marketing basics, so it takes you know 30 days. हम में और बाकी जो थोड़ा डिफरेंस है वो ये है कि वी मेक श्योर दैट द पीपल हु कम्स टू अस एंड गेट्स ट्रेन्ड बाय अस, वी गिव देम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द रियल एनवायरनमेंट। ठीक है। बिकॉज हम पहले बिजनेस हैं, बाद में इंस्टीट्यूट बने हैं। बिल्कुल सही है। So because of that, I mean, our people, you know, our students who are studying with us, usually what happens is before the completion of their diploma, वो कहीं ना कहीं अपनी skill से earn करना शुरू कर देते हैं। Okay, that's wonderful. Yes, that's right. थोड़ा सा अगर इस पे हम यूँ रखें कि अगर देखें डिफरेंट कोर्सेज है ना, और वो बच्चा जो इस वक्त हमें सुन रहा है, वो पेरेंट्स जो कि चाहते हैं कि उसका बच्चा अर्न करे, अभी उसने डिग्री कर ली है या कर रहा है, चाहता है कि डिग्री के साथ साथ अर्न करे, ये जो कोर्सेज इनकी आप बात कर रहे हैं, कोई 3 मंथ्स का है, कोई मोर लेस इतने मंथ्स के वो कोर्सेज होते हैं जो कि ऑन साइट भी हैं और ऑनलाइन भी हैं। आज अगर किसी ने आपको ज्वाइन किया, एनरोल हुआ है आपके किसी कोर्स के साथ, तो एवरेज बताइएगा 2-3 महीने बाद उसका स्किल सेट कितना अपग्रेड हो जाएगा, वो कितना अर्न कर रहा होगा एवरेज? Okay, so our flagship program is Entrepreneur या Digipreneur program, and इस program ये 60 days का program है। ठीक है। Normally what happens is that in a matter of 60 days जो student enroll होता है वो practically business initiate करके earning start कर देता है। ठीक है। So when we talk about business, of course you know it depends upon how better the business is doing. अब अगर हम बात करते हैं average pay scale की, so for example हम अगर वीडियो एडिटिंग की बात करते हैं तो उस स्किल की अगर आपके पास मेंटोरशिप एंड एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर नहीं है
تو 35,000 37,000 रुपये से ये स्किल स्टार्ट होती है मार्केट के अंदर. बिल्कुल ऐसे ही. लेकिन यही स्किल जब एक्सपोजर एंड टैलेंटेड स्किल जब हाई एंड पे जाती है तो आई थिंक शायद 5 मिलियन 6 मिलियन का लारे बता का कॉन्ट्रैक्ट है मार्वल के साथ. इट्स द सेम स्किल यू नो एट द एंड ऑफ द डे. सो व्हेन वी टॉक अबाउट वीडियो एडिटिंग बट एडवांस लेवल एट द एंड ऑफ द डे. सो I think in Pakistan right now it's probably 37,000 and goes up to you know millions of dollars. Depends. Yes. क्योंकि आप सब स्किल सेट कितना आप कितने यंगस्टर्स अभी एनरोल हो रहे हैं? हमारे पास ये देखिए तकरीबन 80,000 के करीब पिछले महीने लास्ट मंथ we have had these many applicants. माशाल्लाह. Those were for the free courses. And then we have paid courses, so we have learned that that there are a lot of people who want to get it done because we don't have that kind of. So ये सारा कुछ हम अपनी जेब से अपनी पॉकेट से कर रहे हैं. सही. So and then we started you know on the parallel the paid courses as well. So unpaid courses, free courses जो हैं, it takes about 5 to 6 months because classes कम हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं. And paid courses usually happens in a month and second month जो है earning start कर देते हैं. And no refusal policy है आप लोगों की भी कि जो आता है आप सबको accommodate because 80,000 is a big number. Oh yeah, and it keeps on growing. So every day we get about you know close to 1,000 applications. जो कि डिफरेंट कोर्सेज के लिए होते हैं. Different courses के लिए. That's how. ज़्यादा रुझान किस तरफ है या कि वो डिपेंड करता है उसके एप्टीट्यूड पे भी और क्या आप लोग उससे कोई इंटरव्यू करते हैं पूछते हैं कि ताकि आपको बेहतर तौर पे अंदाज़ा हो सके कि इससे किस तरफ जाना चाहिए बिकॉज समटाइम्स हमें पता ही नहीं कि किस तरफ जाना चाहिए. वी वांट टू अर्न, वी वांट टू वर्क, वी वांट टू इन्वेस्ट आवर टाइम बट वी डोंट नो वेयर टू इन्वेस्ट एक्चुअली. First thing first, I mean, I'm a true believer because I look at myself, you know, I was nothing, I had nothing and none whatsoever. I believe if I can do it, anyone can do it. So we don't certainly, you know, categorize people based on their background. ठीक है. And वो एक मुहावरा है मेरे हवाले से थोड़ा सा मशहूर भी है हमारी इंडस्ट्री में कि तो इंसान का सांस चल रहा है, नीयत है, ये दो चीज़ें होना ज़रूरी है. दो चीज़ों बाकी हम करा लेंगे. That's very true. So that's how it goes. ये बहुत दुरुस्त बात आपने की है. जब नीयत होती है तो फिर खासा काम होता है. सांस तो ज़रूरी है. अच्छा वैसे टेक की फील्ड में अगर आगे जाना चाहते हैं और अभी स्टूडेंट्स जो हैं इनरोल होना चाहते हैं, डिग्रीज चूज़ करना चाह रहे हैं, उनको किस तरीके से वो असेस कर सकते हैं अपने आप को कि ये फील्ड उनके लिए बेहतर है या नहीं है? क्योंकि बाज़ औक़ात होता है ना आपने डिग्री में इनरोल हो गए एंड देन डिग्री आधी गुजर जाती है फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं ये डिग्री शायद हमारे लिए नहीं थी. सो टेक के हवाले से क्या क्वालिटीज़ हैं जो कि अपने अंदर असेस कर सकते हैं एंड देन इस फील्ड में जंप इन करें? I think at this point of time, coding is extremely important for some reason. But coding is going to go obsolete in a very, you know, short period of time. अगले 5 से 10 साल पाकिस्तान के अंदर anyone who is in the tech space and doing coding and learning coding, that is very important. क्योंकि उसके बाद वैसे ही ये लैंग्वेज जो है चेंज हो जानी है, आम अंग्रेज़ी और उर्दू बन जानी है कोडिंग की लैंग्वेज. This is where it is heading right now. If you see, you know, the bigger companies right now in the world, they are laying off the programmers. The reason because they have the technology, we don't have the technology. पाकिस्तान इस मामले में या इस जोन में इस वक्त आइडियल स्टेट में है. मैंने खुद 22 साल के बाद ये शिफ्ट लेके आया हूँ मैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन, एआई ड्रिवन, डिजिटल मार्केटिंग ड्रिवन, बिकॉज ये जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया का लैंडस्केप है, स्पेशली पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड नेपाल, ये वो मुल्क हैं कि जहाँ पे अभी ग्रोथ और स्कोप बहुत ज़्यादा है. ओके. एंड प्रॉब्ली इन नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स जिसने भी इन डोमेन्स के अंदर अपना फुटप्रिंट या अपनी जो है वो ग्राउंडिंग स्ट्रॉन्ग कर ली है, उसने अगले 10, 12, 15 साल शायद फेसबुक बनना है, शायद मेटा बनना है, शायद गूगल बनना है, ऑल इन रीजन्स का, बिकॉज अभी कोई भी नहीं है जो कि एग्जिस्ट करता है, यू नो, इन स्पेसिस के अंदर. सो आई वुड से, यू नो, कोडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और अगर वो नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स, यू नो, वी नो पाकिस्तान में दूसरी कौन सी फील्ड है जिसके अंदर इंसान का फ्यूचर बेहतर होता है. सो कमिंग टू द BPO थिंग, दैट कॉल सेंटर, क्योंकि कई सालों से हम देखते हैं कि पाकिस्तान, स्पेशली इस खत्ते में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बाकी जो ममालिक, वहाँ पे हम देखते हैं कॉल सेंटर्स का बड़ा एक रुझान रहा है. अमेरिका के हवाले से भी, यूरोप की मार्केट के हवाले से भी, कि यहाँ पे कॉल सेंटर इस्टेब्लिश करना ज़रा मुनासिब है, यहाँ की वर्क फोर्स को मैनेज करना आसान है, वहाँ पे अब सेटअप्स होंगे तो महंगे होंगे. एट द सेम टाइम कुछ ऐसे मामलात रहे कि जिसने इस इंडस्ट्री को धचका भी पहुँचाया, इफ़ आई एम सेइंग इट राइट, बिकॉज एग्जैक्ट स्कैंडल हमारे सामने आया, उसने बहुत धचका पहुँचाया इस इंडस्ट्री को. दी अदर डे आई वाज वाचिंग ए न्यूज़ कि जी कॉल सेंटर पर छापा, कोई इलीगल कॉल सेंटर था. अब ज़रा देखिए, जब ऐसे इलीगल कॉल सेंटर्स और ऐसे इलीगल काम हो रहे होते तो वो इस पूरी इंडस्ट्री पे एक धब्बा बन जाते हैं. सो एक तो इससे एक्सप्लेन करें कि हाउ यू मेक श्योर कि, यू नो, ये जो इंडस्ट्री है इस पर ये ऐसी चीज़ें ना रहें, प्लस ये इंडस्ट्री कैसी है, कोई इसमें आना चाहता है, सेटअप बनाना चाहता है, इसको एज अ बिजनेस मॉडल के तौर पे लेना चाहता है, तो कैसा कर सकता है वो? I think this is a very important question. There are very few Pakistanis who have represented BPO
या कॉल सेंटर को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है नेशनल टीवी पाकिस्तान एंड अमेरिका के ऊपर एंड मीडिया के ऊपर, आई एम वन ऑफ दोज अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक देयर आर बैड एक्टर्स एवरीवेयर एंड इस डोमेन के अंदर लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ आई वुड से एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो होने की वजह से people don't even know that what they are doing, if that is right and wrong. So unknowingly what they do is they start earning from the bad means, and eventually होता क्या है कि जब छापा पड़ता है, ऑडिट होता है, तो पता चलता है कि हम गलत काम कर रहे थे, या फिर इतना आगे निकल जाते हैं कि वापसी का रास्ता ही नहीं रहता. So the solution for that, like me myself, I've been मैं एक proper channel से इस BPO और call center की space पे सारी ज़िंदगी गुजारी है. अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने NASCAR स्पॉन्सर किए हैं US के अंदर previous year, which is a very big platform, and represented Pakistan and received medal out there as well. The only reason for that is the education that we get from childhood कि यार वो क्या कहते हैं, ईमानदारी से अपना काम करें at the end of the day and learn as much as possible. So the scope is pretty high, of course. और उसके लिए ज़ाहिर है फिर आप सिखाते हैं. Yes, we do. और अभी जो हम लोगों ने 800 लोगों का जो इस वक्त इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ये बच्चे जो कि एनरोल होंगे, इनकी हमने 140 आवर्स क्रेडिट आवर्स का जो है कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें हम इन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे पूरा 1 महीना कॉल सेंटर के अंदर. क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है, कॉल सेंटर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका हुआ है. वो शिफ्ट ये है कि पहले कोई भी शख्स कॉल सेंटर में पार्टिसिपेट कर सकता था, लेकिन अब वो कोई जो है वो AI ने रिप्लेस कर दिया. नाउ हाई एंड स्किल रिक्वायर्ड है. सो अर्लियर ये होता था कि स्क्रिप्ट एंड पेपर पढ़ के एक बंदा जो है कॉल सेंटर का हिस्सा पिच कर लेता था. Yes. But now it is a high-end skill that is required. उसके लिए culture, उसके लिए analogies, उसके लिए sales, all of that is required. So we're going to equip them. तो पहले जो 40,000 वाली नौकरी थी, अब ये लोग जो ट्रेन होके निकलेंगे, ये 1.5 लाख 2 लाख के ऊपर right away, यानी कि starting यहाँ से होगी. Yes, that's how it's going to be. और ये अच्छी बात है कि जब एक राइट डायरेक्शन मिल जाती है उनको, एक दुरुस्त तौर पे या प्लेटफॉर्म के थ्रू वो सीखते हैं, तो दुरुस्त संत में जाते भी हैं. Yes. और ये भी अच्छी बात है कि पहले दिन से पता होता है कि अच्छा ये सही रास्ता है, ये लीगल है, या ये कॉल सेंटर या जो आप जिस भी मुल्क में आप डायल कर रहे हैं, जो भी आपका एक प्रोजेक्ट है वो दुरुस्त है. अच्छा, कितना कंसिस्टेंट रहते हैं आप लोगों के पास लोग? बिकॉज कॉल सेंटर्स के हवाले से अक्सर ये भी होता है ना कि 3 महीने की छुट्टियां हैं, चलो कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात की, कुछ अर्न कर लेंगे, उसके बाद चले जब तक कोई नौकरी नहीं लगती तो फिलहाल कॉल सेंटर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ आसानी से नौकरी मिल जाती है. ये हमने ओवरऑल एक रुझान देखा है. क्या अब भी ऐसा ही है, या लोग सालों सालों आपका सिस्टर इसको एज अ फील्ड, प्रॉपर फील्ड लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखना शुरू हो गया? ये बड़ा अहम सवाल है. देखिए, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रीनिंग ऑफ पीपल. व्हेन पीपल रीच आउट टू यू, द प्रॉब्लम इज पैसे की दौड़ इतनी ज़्यादा है. एंड व्हेन अनट्रेड, देखिए एक शख्स जो कि जिसने तजर्बा हासिल नहीं किया और उसने कॉल सेंटर, पीपल अंडरस्टैंड. मैं आपको लिटरली बताऊँ, मेरे पास लोग बोरियां लेके आते हैं पैसों की, कॉल सेंटर खोलना है. उनको समझाना ज़रा मुश्किल हो जाता है कि भाई ये पैसे से चलने वाला काम नहीं है सिर्फ. इट्स नॉट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब इस तरह के माइंड सेट से कॉल सेंटर खुलता है तो या BPO खुलता है, तो वो मैसिव रिक्रूटमेंट करते हैं. आई थिंक आई प्रॉब्ली होल्ड अ रेकॉर्ड इन दिस रिगार्ड्स कि फॉर गुड 3 years देयर वाज जीरो चर्न. एक शख्स भी जो है वो मेरी टीम या मेरे बिजनेस को छोड़ के नहीं गया. कॉल सेंटर में इट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड दिस थिंग. And why does that happen? The reason for that is because I always ask 3 questions, in the interview when I interview people. What is it that makes you happy? What is it that makes you sad? And what is it that you want to acquire? Or what is it that you want to become in your life? And then you just don't ask those questions ना. ये मैं कॉल सेंटर वालों को बता रहा हूँ कि यार इंटरव्यू लेते वक्त थोड़ा इस चीज़ को देख लें. ये 3 सवाल के अंदर ना, अगर आप NFIC के में जो वो अक्वायर करना चाह रहा है, जो डिज़ायर है उसकी, या जो बनना चाह रहा है, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा बिजनेस अगर उसको वो नहीं हेल्प कर सकता, आई डोंट हायर दोज पीपल. एंड आई टेल देम अप फ्रंट, बट आई टेल देम एट द सेम टाइम, इफ यू गोना गिव मी, एंड दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह आई टेक प्राइड इन दैट, एंड आई टेल देम इफ यू गिव मी 2 years, आई प्रॉमिस यू एटलीस्ट आप उस डायरेक्शन पे चल पड़ोगे जो आप अकॉम्प्लिश करना चाह रहे हो ज़िंदगी में. सो यू आर राइट, देयर इज़ अ प्रॉब्लम. द इशू इज़ दैट द पीपल, they do not invest on recruitment, they do not invest on career counseling. वो बंदों को मशीनें समझा हुआ है. तो फिर जब मशीन की तरह बिहेव करती है, तो फिर कॉल सेंटर वाले कहते हैं कि हाँ जी बंदे ठीक नहीं है, और बंदे कहते हैं कॉल सेंटर ठीक नहीं है. That's the problem. क्योंकि मैकेनिज्म भी शुरू में ठीक नहीं उन्होंने yes, किया. yes, that's where the problem is. अच्छा, एक और ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से भी एक है कि आज तक जो है मैं अपनी सोसाइटी में क्योंकि देख रही होती हूँ, जिस तरह बहुत सारी फील्ड्स को लेके है, चले मीडिया में भी पहले था, मीडिया में एक चीज़ ख़त्म हो गई है, बट फीमेल के लिहाज से कॉल सेंटर में लड़कियाँ जॉब ना करें,
लड़कियां कॉल सेंटर में स्पेशली रात की अगर ड्यूटी है तो वो मत दें, चलें वो सेफ्टी कंसर्न वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे होती हैं, बट स्टिल आज भी हमने एक स्टिग्मा एक बनाया हुआ है और हम उस तरह से इस फील्ड को नहीं देख रहे होते लड़कियों के पर्सपेक्टिव से। लड़कियां कितना आ रही हैं इस फील्ड में, कितना एक्सेल कर रही हैं, स्पेशली इस वक्त पेरेंट्स देख रहे हैं या लड़कियां खुद अगर देख रही हैं, उनको आप ज़रूर ये बताएं कि वो इनकरेज हों कि वो इस फील्ड में आ सकती हैं, क्योंकि जो फील्ड मर्दों के लिए वो फील्ड ख़वातीन के लिए भी उतनी है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, स्किल है, और कोई भी फील्ड अच्छी बुरी नहीं होती है, वहाँ का माहौल या लोग जो हैं, आपका अपना कैरेक्टर, वो मैटर करता है ओवरऑल। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड एंड दो इसके जवाब हैं। पहला जवाब ऑफ कोर्स वो नहीं है जो आप सुनना चाहती हैं। मैं कहूँगा कॉल सेंटर मत ज्वाइन करें लड़कियाँ। एंड क्यों ज्वाइन ना करें लड़कियाँ कॉल सेंटर? बिकॉज मसला ये है कि जब हमारे करियर की बारी आती है, वैसे हमने छोटे छोटे मसले, मेकअप और लिपस्टिक लेनी है लड़कियों ने, तो वो 50 रील्स देखती हैं, 50 जगहों पे रिसर्च करती हैं मेरी स्किन के ऊपर क्या सूट करेगा और क्या नहीं। जब करियर की बारी आती है तो वो ये रिसर्च क्यों नहीं करती अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस वेयर दे बिकमिंग पार्ट ऑफ? फर्स्ट थिंग। सेकेंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज वो ये उन ख़वातीन के लिए है जो कि सिर्फ जॉब के लिए बाहर मार्केट में निकल रही हैं without doing any research. Some of the organization like ours which is Leaders BPO, हमारे पास ये रूल है, मैं कहता हूँ मेरी माँ बहन बेटी यहाँ पे आके काम कर, and literally they work there, वो वहाँ पे काम करती हैं। अगर उनके लिए सेफ नहीं है जगह तो ये किसी और के लिए भी नहीं है। जब तक मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा कि मेरी माँ बहन बेटी यहाँ पे काम कर रही है, तो तब तक मैं कोई लड़की भी हायर नहीं करूँगा यहाँ पे। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड इन ऑल ऑफ आवर ब्रांचेस and same is the case in a very few organization and I would tell you there is a problem ख़वातीन के लिए और बच्चों सब के लिए मैं बोल रहा हूँ, लड़के या लड़कियाँ, बीपीओ या किसी भी कंपनी के अंदर जब हमने छोटी छोटी चीज़ें, मोबाइल ख़रीदना है तो इतनी रिसर्च कर रहे हैं, हमने क्या नाम है गाड़ी ख़रीदनी है तो इतनी रिसर्च कर रहे हैं, मेकअप ख़रीदना है तो इतनी रिसर्च कर रहे हैं। नौकरी की बारी आती है तो उन मतलब 2 मिनट ना इंटरनेट पे गुजार रहे हैं, और मशवरा अगर ले भी रहे हैं तो किन से ले रहे हैं? जिन्होंने ना कभी उस फील्ड को देखा है और ना कभी उस फील्ड को एक्सपीरियंस किया है। इफ़ यू टॉक अबाउट अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ख़वातीन ने बहुत आला अंदाज में प्रोग्रेस किया है। लाइक फ्यू ऑफ द टेलीकॉम्स वी आर टॉकिंग अबाउट कॉल सेंटर के अंदर, दे आर डूइंग प्रीटी वेल विदाउट, टू आंसर यू पहले वाला हिस्सा, विदाउट रिसर्च ज्वाइनिंग नॉट ओनली कॉल सेंटर बट स्पेशली कॉल सेंटर। अगर रिसर्च के बगैर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है। रिसर्च करके ज्वाइन कर रहे हैं तो लड़की नहीं, वो तो पर किसी के लिए भी सेफ नहीं है। हाँ ना, वो लड़कियां हो लड़के हो, हम स्पेसिफिक तो वो तो आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं और अगर आपकी प्रॉपर आपने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ तो ऑब्वियसली वो इंटरव्यूअर सामने समझ जाएगा कि सेंसिटिव है ना। असल में लड़कियों का मसला सेंसिटिव है ना थोड़ा ज़्यादा। लड़कियों के लिए बिल्कुल, लड़के तो चले फिर आई मीन दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन पाकिस्तान इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो हमारा कल्चर जो है वो इस चीज़ को प्रमोट करता है कि ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम जो है वो टॉप प्रायोरिटी है, बट इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्व्स इन दैट पोजीशन वेयर दे फील कंफर्टेबल, बिकॉज खातून को सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं रखना, अपनी उसके अपनी क्या कहते हैं उसे, I mean, she really have to take care of herself as well as she has to take care of her performance. She always have to have an extra mile actually. Yes, that's right. So for that it is important. ख़वातीन के लिए 10 गुना ज़्यादा ज़रूरी है compared to men. कि they should do their research. कंपनी देखें, ये चेक करें कि वो कंपनी की प्रोफाइल हिस्ट्री क्या है। वहाँ पे of course they cannot go to the people जिन्होंने वहाँ पे काम किया हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया होना पड़ता है। Of course, that's right. हसन साहब, चूँकि देखें आपके साथ भी हमारी आज से दूसरी बार नशिस्त हो रही है, इससे पहले भी कई ऐसे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्किल्स पे काम भी कर रहे होते हैं, एडवोकेट कर रहे होते हैं उसको। जब इतनी ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अंडरस्टैंडिंग भी है, एक्सपोजर भी है, बहुत ज़्यादा अब इस पर बात होना शुरू की स्किल्स एंड देन अर्निंग एंड एवरीथिंग, वाई स्टिल द इशू इज़ अनएम्प्लॉयमेंट? क्यों पाकिस्तानी आज भी कहते हैं जी अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द इशू, हम बस पाकिस्तान छोड़ के चले जाएँ, हम कहीं और चले जाएंगे और वहाँ जाके क्या करेंगे ये भी नहीं पता ना, फोकस तो खैर वहाँ पे भी नहीं है। इतना क्यों है ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला मामला? क्या बस एक जहन में सवार कर ली है हमने और हम ढूंढ ही नहीं रहे कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं? जहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना, सॉल्यूशंस की ज़रूरत वहीं पे होती है। एंड आई थिंक पाकिस्तान में शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एंड सॉल्यूशंस की नीड है। अब मसला ये है कि लोग शॉर्टकट्स की तलाश में, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और ये बेसिकली बिल्ट इन फ्रॉम चाइल्डहुड साइकोलॉजी का हिस्सा है कि जब बच्चा जो है ना बचपन से तैयार हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उसको इन्वायरमेंट एंड माहौल ये दिया हुआ है कि चाचू जो मेरे बाहर गए हुए हैं स्पेन के अंदर ना,
وہ چاچو جو ہیں نا ان کا گھر بہت بہترین ہے, جبکہ یہاں کی آپشنس کو ایکسپلور نہیں کیا جا رہا. ویری ٹرو. سو دیٹس ون آف دا پرابلم. اینڈ دا سیکنڈ از مینٹورنگ. پاکستان میں کتنی کلاسز ہیں ایسی, یا کتنے ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, یا کتنے ایسے اس وقت کورسز ہو رہے ہیں. امریکہ کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ لوگ خوشی سے سیلف ہیلپ یا سیلف گرومنگ کے لیے اپنے سرٹیفکیٹس لیتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں. یس, یہاں پہ دیر از نتھنگ لائک دیٹ. اینڈ دیٹس وائی یو نو آئی اسٹیپڈ اہیڈ اینڈ آئی سیڈ آئی مین لیٹس جسٹ گیو دیم. ہمارے چینلس کے اوپر جو میڈیا کے چینلز ہیں, ایوری ڈے آئی گو دیئر آفٹر یو نو رننگ. 7 ایکٹیو بزنسز ہیں پاکستان کے اندر. اس کے باوجود آئی ڈیسائیڈڈ دیٹ ایوری ڈے آئی ول گو لائیو آن دا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اینڈ آئی آنسر دیئر کوشچنس. اینڈ اتنی سکسیس سٹوریز ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. when they get the mentoring and direction at the end of the day. سادی سی بات ہے کہ پہلے اپنی ول ہونی چاہیے, سانس کے ساتھ نیت ہونی چاہیے کام کرنے کی, اور پھر اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں, آپ ڈھونڈنی پڑتی ہیں. کوئی میسج جب دینا چاہتے ہوں, اسپیشلی اگین میں وہی سوال رکھوں گا جو کہتے ہیں کہ نہیں پتہ کیا کرنا ہے, یور میسج ٹو دیم. 2 چیزیں اگر میسج کی بات کریں, انسان زندگی میں آگے کیوں نہیں بڑھ پاتا, ان 2 چیزوں کی وجہ سے. نمبر 1 نا امیدی, اور نمبر 2 پریشانی. نا امیدی کا ریزن جو انسان کے پاس نارملی ہوتا ہے وہ بیسکلی لیک آف آپشنس ہوتا ہے, اور اس کو آپ سالو کیسے کر سکتے ہیں, بائی گیٹنگ انفارمیشن, بائی گیٹنگ نالج. اور پریشانی کیوں ہوتی ہے انسان کو, بیسکلی اس وجہ سے کہ انسان کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہوتا. تو جب بھی آپ پریشان ہیں, گزارش آپ سے یہ ایکشن لینا شروع کر دیں, خود بخود پریشانی دور ہو جائے گی. اور نا امیدی ہے تو علم کے حصول کی طرف بڑھیں. پاکستان میں بہت مواقع ہیں, خدا کی قسم بہت مواقع ہیں, کوشش اپنی جاری رکھیں. بے شک ایسے. حسن صاحب, اٹس آلویز پلیئر ٹو ہیو یو. تھینک یو سو مچ. ساتھ موجود تھے آپ ناظرین. اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کریں گے کل. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.